राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब क्या है कि आपने अभी तक ये पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल, जैसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, अपने जो सेल्स रहती है उनके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है वो एक्सचेंज होते हैं, सेल के अंदर आते हैं जाते हैं, इनफ्लक्स होता है आउटफ्लक्स होता है। जिस वजह से देखो इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल की जो क्या है पोलरिटी है, कहने का मतलब सेल का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है, कभी सेल पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ तक आपने बेसिक एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया था, पर उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैसे अपने ईसीजी के अंदर वेव्स बनती है, कैसे पैटर्न बनता है, आज वो पूरा डिटेल में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको ईसीजी के बारे में बिल्कुल बेसिक वे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल में इस वीडियो को अच्छे से देखना, कोई भी पार्ट जो है आप मिस मत करना। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करते हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं सेल से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार एक्शन पोटेंशियल जो अपन ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा था सेल सबसे पहले रेस्ट पे रहती है, तो उस पर कितना -90 मिलीवोल्ट चार्ज रहता है। कितना रहता है? -90 मिलीवोल्ट चार्ज उस पर रहता है। तो सेल जब रेस्ट पे रहती है उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी जैसे उसको स्टिमुलेशन मिलता है, कोई भी उस चीज उसको स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है, तो वो उसके अंदर सोडियम जो चैनल है, सोडियम अंदर आता रहता है, इनफ्लक्स होता है सोडियम का। तो सोडियम के अंदर आने की वजह से सोडियम कौन सा चार्ज लेके आएगा? पॉजिटिव। तो सेल क्या होने लग जाएगी? पॉजिटिव होने लग जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या? डीपोलराइज हो जाएगी। कहने का मतलब सेल क्या हो जाएगी? डीपोलराइज। और सेल की डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा भाई? सेल में डीपोलराइजेशन होगा, सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी। अब सेल क्या करेगी? उसके बाद में सोडियम बंद हो जाएंगे, अपने पोटेशियम एंड कैल्शियम एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस वजह से सेल जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, एक फिक्स रहेगी। ठीक है, ना तो उसमें जो सोडियम बाहर जाएगा ज्यादा, ना कैल्शियम अंदर आएगा। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो कैल्शियम है वो हो जाते हैं स्टॉप, सिर्फ बचते क्या है? अपने पोटेशियम, और पोटेशियम सेल से बाहर जाते हैं, और जैसे पोटेशियम बाहर जाता है तो सेल वापस क्या होने लग जाती है? नेगेटिव चार्ज होने लग जाती है। यहां तक अपन ने पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कि सेल जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे चलता है। ठीक है, और जब ये वाली जो फेज रहती है इस टाइम पे सेल क्या करती है? रीपोलराइजेशन करती है। कहने का मतलब सेल डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन करती है। तो आगे देखिए, अब इस डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की वजह से सेल के अंदर आगे क्या चेंजेस आएंगे, क्या अपन को पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्या होगा, वो सब अपन इस ईसीजी के अंदर, इस जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में समझेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन क्या करते हैं, देखिए ये अपना हर्ट है। ठीक है, अपन हर्ट का एक पीस ले लेते हैं, यहां से ये वाला पीस जो है अपन ने निकाल लिया। निकाल के देखिए ये आपका, ये जो पीस अपन ने निकाला ये पीस यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अपन सिर्फ अभी एक सिंगल पीस की बात कर रहे हैं, पूरी मायोकार्डियम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सिंगल पीस की बात कर रहे हैं कि ये एक टिश्यूज है, ये टिश्यू अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। अब इस टिश्यू को अपन ने क्या करा है, मैं आपको पता है सबसे पहले भाई टिश्यू है तो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। इन टिश्यूज के अंदर क्या होगी? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसे देखिए इस टिश्यू के अंदर क्या है? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मायोकार्डियल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा है कि इसका एक पॉइंट, इसका दो पॉइंट, अपन ने क्या करा है कि एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये है अपना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उसको डिटेक्ट करने का। कहने का मतलब सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर चल रही होगी तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा? अपना गैल्वेनोमीटर। तो ये है अपना क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल है, एक है अपना पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल को तो एक साइड लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल को एक साइड कनेक्ट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? एक अपन ने सेल ली, ठीक है, जो मायोकार्डियम की एक सेल है, मतलब टिश्यू है, सॉरी, एक टिश्यू को अपन ने लिया,
उसको क्या करा, उसमें बहुत सारी सेल्स है, अपन ने उसके एक पॉइंट पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल लगा दिया और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दी, केवल नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, इतना होने के बाद में अब क्या होगा, मैंने बोला कि ये जो सेल है ये अभी रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे। तो जब सेल रेस्ट पे रहती है तो आपको पता है कि उस पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ये आपको पता है कि भाई सेल जब रेस्ट पे होती है तब उसमें कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये सेल अभी बिल्कुल रेस्ट पे है, इसमें कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अगर अब इस सेल के अंदर, इन सेल्स के अंदर कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, क्या ये गैल्वेनोमीटर कुछ डिटेक्ट करेगा? भाई ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ये इसकी नीडल है, तो इस नीडल के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों वो नहीं होगा? क्योंकि कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा, अभी सेल क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे प्रेजेंट है। समझ गए आप? तो मेन पॉइंट क्या है भाई, जब अपन ने सेल ली, सेल अगर रेस्ट पे रहती है और अपन दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल अपन लगा के उसको गैल्वेनोमीटर से जब कनेक्ट कर देंगे तो अपन नोटिस करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ भी नहीं आएगा। कहने का मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द मायोकार्डियम। ठीक है, जब मायोकार्डियम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन अवेलेबल इन गैल्वेनोमीटर। कोई भी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को सीन नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, ये तो हो गए फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट। क्या बोला, सेल के अंदर जब सेल रेस्ट पे रहती है उसके अंदर कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मूवमेंट नहीं होता, तो उस गैल्वेनोमीटर में अपन को कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है अपना कि जो अगर अब अपन क्या करेंगे इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, भाई अपन अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, सेकंड पॉइंट देखिए, अब क्या करेंगे अपन, यही एक टिश्यू वापस लेते हैं अपन, ये अपन ने टिश्यू लिया, इसमें सेम वही सेल्स प्रेजेंट है, ये टिश्यू है, इसमें सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारी। अपन ने सेम चीज करी, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, इधर पॉजिटिव, एंड उसको किससे कनेक्ट कर दिया आपने, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में ये रिफ्लेक्ट, ये हो गई है इसकी नीडल। पर अब अपन ने क्या करा है, ठीक है, अपन ने एक नाम दे दिया, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अब अपन ने क्या करा है कि जो अपना ए पॉइंट है उसको अपन ने क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। अब ए पॉइंट के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है इसके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, जैसे एक्शन पोटेंशियल में अपन ने क्या पढ़ा था, सेल रेस्ट पे रहती है, ये रेस्ट पे थी, ठीक है, अपन ने क्या किया, सेल को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर सोडियम जो है वो अंदर आना चालू हो जाएगा। भाई ये सेल है, सेल अभी नेगेटिव थी, रेस्ट पे थी, तो इस सेल के अंदर अब क्या होगा, सोडियम अंदर आना चालू हो जाएगा। सोडियम कौन सा चार्ज लेकर आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सेल के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अपन जैसे ही सेल को स्टिमुलेट किया अपन ने, तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव, तो सेल क्या होने लग गई, पॉजिटिव होने लग गई। कहने का मतलब सेल्स के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, अब ये सेल्स पॉजिटिव हो गई तो ये इसके पास वाली सेल्स को पॉजिटिव करेगी। ठीक है, एक सेल क्या करेगी, दूसरी सेल्स को क्या करेगी, पॉजिटिव करेगी। ठीक है, क्यों, एक्शन पोटेंशियल, जो अपन ने एक्शन पोटेंशियल में क्या ही पढ़ा था, भाई एक सेल दूसरी सेल को पॉजिटिव करती है, दूसरी तीसरी सेल को पॉजिटिव करती है, तीसरी चौथी सेल को पॉजिटिव करती है। तो जो सेल्स है एक दूसरे को क्या करती जाएगी, पॉजिटिव करती जाएगी। सेल के अंदर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों, सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से, सोडियम के अंदर आने की वजह से, ठीक है, डिपोलराइजेशन होने की वजह से। तो अब जो ये चार्ज है, ये जो चार्ज है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ। ठीक है भाई, एक सेल दूसरी सेल, दूसरी सेल तीसरी सेल, तो ये जो चार्जेस है किधर मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए की से बी की तरफ मूव कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भाई ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो सेल्स है, ये क्या करे, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल, दूसरे चार्ज पार्टिकल से तीसरे चार्ज पार्टिकल, तो ये एक दूसरे ये जो पार्टिकल्स है, ये सेल्स एक दूसरे पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा लगा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी? ये सेल्स, एक सेल दूसरी सेल, दूसरी सेल तीसरी सेल। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दो सेल्स होती है, वो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये सेल्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अपन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर के फॉर्म में। ये हो गया अपना वेक्टर, ठीक है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर के फॉर्म में। और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा अपन को? ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये किधर मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में। किधर? ए से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। और उसके अलावा ये जो चार्जेस है, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फोर्स है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अपन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो वेक्टर बन रहा है अपना, देखिए ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर की जो टिप है, इसको क्या बोलेंगे? टिप। ये टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन। किस चीज की डायरेक्शन? करंट जो जा रहा है, कहने का मतलब जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगी? ये टिप रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये टिप इधर होती तो कहने मतलब इधर मूव कर रहे हैं, तो ये टिप जो होगी वेक्टर की, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? अपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। उसके अलावा कितना पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, कितना फोर्स जा रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज मूव कर रही है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगी? ये अपना वेक्टर का लेंथ। ये जो वेक्टर की लेंथ है, ठीक है, ये जो वेक्टर की लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? और कितना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए कहने का मतलब और तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या होगी? कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? पॉजिटिव। तो वेक्टर भी कौन सा होगा? पॉजिटिव वेक्टर। आई क्या बात समझ में? एक बार वापस देखिए, सेल्स नेगेटिव थी, उस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिल रहा था। अब सेकंड चीज में क्या हो रहा है कि अपन ने जैसे इसको स्टिमुलेट किया, सेल्स के अंदर क्या बढ़ा? एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ। एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ तो सेल पॉजिटिव हुई। सेल पॉजिटिव हुई तो एक सेल दूसरी सेल को पॉजिटिव करेगी, दूसरी सेल तीसरी सेल को। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो चार्जेस है, ठीक है, वो किधर फ्लो कर रहे हैं? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो क्या बनेंगे? बहुत सारे वेक्टर बनेंगे। वेक्टर बनेंगे तो अब ये वेक्टर जो है, ये क्या है? पॉजिटिव वेक्टर बन रहा है। पॉजिटिव वेक्टर क्यों? क्योंकि चार्जेस कौन से फ्लो कर रहे हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वेक्टर बनेगा। पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, यानी मतलब जितनी ज्यादा सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, उतना बड़ा वेक्टर बनेगा। जितनी कम सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, उतना वीक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वेक्टर और वीक वेक्टर, वीक कब बनता है? जब कम सेल्स रहती है। स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब जितनी ज्यादा सेल्स रहती है। अभी आगे अपन पढ़ेंगे वेंट्रिकल के बारे में और इनके बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी देखिए कि वेक्टर बना तो क्या ए से बी की तरफ ही फ्लो कर रहा है, और कौन सा है? पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में? अब देखिए कि जो अपना पॉजिटिव वेक्टर है, ये जो पॉजिटिव वेक्टर है किधर फ्लो कर रहा है? अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये क्या है? अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर जाता है, तो ईसीजी में अपन को क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलो ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ये इसकी नीडल है, ठीक है, ये -10, ये -20, ये -30, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये +10, +20, +30। तो ये जो नीडल है, ये किधर देखने को मिलेगी अपन को? पॉजिटिव, ठीक है, इधर मूव करेगी, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ फ्लो, वेक्टर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा, जाएगा, तो उसके क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन अपन को पॉजिटिव देखने को
मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो सेकंड चीज क्या हुई कि जब पॉजिटिव वेक्टर जो है वो किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब थर्ड चीज क्या है, ये तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, सेल नेगेटिव थी, सेकंड चीज पढ़ लिया कि सेल पॉजिटिव हुई। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखिए आप, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा ये है कि और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इजी है कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखिए आप। थर्ड पॉइंट अपना ये है, अगर मैं बोलूं सेल ने स्टिमुलेट कर दिया ए पॉइंट, ठीक है, सेल हो गई पॉजिटिव, दूसरी सेल पॉजिटिव, तीसरी सेल पॉजिटिव, चौथी सेल पॉजिटिव, पांचवी सेल पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट इधर फ्लो कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज इधर फ्लो कर रहे थे, वेक्टर बना, वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो बी पॉइंट की तरफ कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां तक अपन को ईसीजी में देखने को मिलेगा, कहने का मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मतलब ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब जो थर्ड चीज है वो देखिए, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये सेल है अपनी, ठीक है, इसकी सॉरी टिश्यूज है, इसमें ये सेल्स है। अब ये सेल्स जो हैं, ये सारी सेल्स, ये क्या हो गई है अब, पॉजिटिव, क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अपन ने इसको स्टिमुलेट किया था, यहाँ पे स्टिमुलेट करने के बाद में क्या हुआ कि एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तीसरी सेल से चौथी सेल, तो सेल सेल दूसरी सेल को करेगी पॉजिटिव, दूसरी सेल तीसरी सेल को पॉजिटिव करेगी, तीसरी सेल चौथी सेल को पॉजिटिव करेगी। कहने का मतलब जो एक सेल दूसरी सेल को स्टिमुलेट करती हुई जा रही है, तो सारी सेल्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब अपन वापस वही सेम चीज करते हैं, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, या गैल्वेनोमीटर इसको कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर के इसको तो नेगेटिव टर्मिनल से एंड इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आगे देखिए, तो अब मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर अपन को कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? ठीक है, सोचिए, अगर सारी सेल्स पॉजिटिव हो गई है, तो क्या अपन को गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? बताइए, नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि अब सेल्स क्या हो गई है, सारी पॉजिटिव हो गई है, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। भाई जब सेल्स पूरी पॉजिटिव हो गई है, सारी सेल्स के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उनमें कोई भी चार्ज का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो जब चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, तो कोई भी वेक्टर अपन को देखने को नहीं मिलेगा। और जब कोई भी वेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, भाई जब चार्जेस का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो कोई वेक्टर ही नहीं बनेगा, और कोई वेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस वजह से अपन को डिफ्लेक्शन भी क्या देखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहने का मतलब डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अपन को ना तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा ना नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है सब पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तो जिस वजह से क्या होगा कि डिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? तो तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर सेल्स पूरी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो उनमें कोई भी वेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी वेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, तो कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता, फ्लो नहीं होता। अब जब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस फ्लो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट है, आई बात समझ में? अब जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट है कि वापस अपन ने वही टिश्यू लिया, ठीक है, ये सेल्स हो गई अपनी, अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है, ये अपना ए है, ये बी है, इसको अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको अपन ने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये अपना गैल्वेनोमीटर है। अब मैं बोलूं कि यहां पे तो मैं स्टिमुलेट कर रहा था किसको, पॉइंट ए को। अगर मैं बोलूं कि मैं स्टिमुलेट करता हूं पॉइंट बी को, तो क्या होगा? अगर मैं पॉइंट बी पे स्टिमुलेट करूं तो क्या होगा, पहले सेल्स कौन सी डिपोलराइज होगी, पॉइंट बी वाली। कहने का मतलब इस साइड की जो सेल्स है वो पहले डिपोलराइज होगी, उनपे कौन सा चार्ज आएगा, पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? भाई जैसे सेल, मैंने क्या बताया
कि पूरे हार्ट के अंदर कहीं पे भी अगर पहले स्टिमुलेशन होता है तो सेल्स के अंदर क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सोडियम अंदर अंदर आएगा तो सेल में क्या बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो सीन यहाँ पे होगा भाई, अगर मैं ए पॉइंट को कर रहा हूँ तो ए वाली इधर की जो सेल्स है वो पहले स्टिमुलेट होगी, इधर करता हूँ तो बी वाली पहले सेल्स स्टिमुलेट होगी, पर अगर मैं बी को कर रहा हूँ तो पहले बी साइड की जो सेल्स है वो स्टिमुलेट हुई, ये सेल्स स्टिमुलेट हुई, ये सेल्स क्या करेगी, अपने पास वाली सेल को स्टिमुलेट करेगी, फिर ये अपने पास वाली सेल को स्टिमुलेट करेगी, फिर ये अपने पास वाली सेल को स्टिमुलेट करेगी। तो ऐसे करके जो बी पॉइंट से अब करंट कहां फ्लो कर रहा है, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर कौन सा बनेगा, वेक्टर बना, वेक्टर कौन सा बना अपना, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि अब चार्जेस किधर मूव कर रहे हैं, बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने क्या बताया था भाई, जो टिप है ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। भाई उधर अगर जा रहा है तो उस तरफ टिप होगी, इधर अगर आ रहा है तो इस तरफ टिप होगी, तो ये टिप किधर आ रही है, बी से ए की तरफ आ रही है, ठीक है। अब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, सेल पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये सेल किसको आगे क्या करेगी, पॉजिटिव, उसके आगे वाली पॉजिटिव, तो चार्ज वेक्टर कौन सा होगा, पॉजिटिव वेक्टर, किस डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ। पर अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक वाला पॉइंट है, अब मैं बोलूं कि इस ईसीजी गैल्वेनोमीटर के अंदर, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कौन सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो कौन सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बताइए, इसमें अपन को नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर कौन सा है, पॉजिटिव वेक्टर जो है किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जब पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है, या फिर आप ऐसे समझिए भाई, जब पॉजिटिव वेक्टर किससे दूर जा रहा है, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, किससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव वेक्टर किससे दूर जा रहा है, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है। जैसा भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव वेक्टर अगर किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो ईसीजी में पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो, किधर से किससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में, तो ईसीजी में अपन को क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे -10 है, -20 है, तो अपन को ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आई बात आपकी समझ में, ठीक है। कहने का मतलब पॉजिटिव वेक्टर, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव वेक्टर, अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो ईसीजी में क्या आएगा, पॉजिटिव वेव, ठीक है। अगर इससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गए चार अपन को, मैंने पॉइंट आपको समझाए, चारों पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो देखिए, क्यों भाई ये 4 पॉइंट है, एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ वापस। सेल अगर नेगेटिव है, ठीक है, सेल पूरी रेस्ट पे है, तो उसमें कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा, चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अब जो सेल है उसके अंदर क्या हुआ, मैंने उसको स्टिमुलेट किया, ए पॉइंट को मैंने स्टिमुलेट किया, तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, सेल के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सेल क्या कर रही है, डिपोलराइज कर रही है, तो एक सेल दूसरी सेल को स्टिमुलेट करके दूसरी तीसरी, चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है किधर, ए से बी की तरफ हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, तो वेक्टर कौन सा बना, पॉजिटिव वेक्टर, कौन सा, किधर, ए से बी की तरफ दिखेगा अपन को। अब पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर अब सेल पूरी पॉजिटिव हो गई है, तो पूरी सेल पॉजिटिव हो गई, चार्जेस का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, सेल पूरी पॉजिटिव हो गई है, तो अब क्या होगा, सेल के अंदर जब चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि अपन को कोई भी वेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वेक्टर नहीं होगा, तो कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं है, कोई भी वेक्टर नहीं है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। चौथी चीज क्या बताई मैंने कि अगर मैं बी पॉइंट को स्टिमुलेट कर दूं, ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसको मैं स्टिमुलेट कर देता हूं, तो चार्जेस जो हैं अब किधर से, बी से ए की तरफ, जो सेल से बी वाली जो सेल्स है वो पहले एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, फिर उसके पास वाली, फिर उसके पास वाली, तो अब चार्जेस का जो फ्लो किधर हो रहा है, बी से ए की तरफ, वेक्टर कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव वेक्टर, पर किधर, बी से ए की तरफ, कहने मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर। अब जब वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाता है तो ईसीजी में डिफ्लेक्शन भी कौन सा देखने को मिलता है, अपन को नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो देखिए, ठीक है, आपको ये समझ में आए हो। अब आगे देखिए, जो 4th पॉइंट है मैं यही समझा देता हूं आपको, ताकि आपको चारों जो है इजी दिखेंगे, साथ में सामने दिखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जो 4th पॉइंट है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, वो देखिए।
भाई ये अपनी टिश्यू था, ठीक है, इसमें बहुत सारी सेल्स थी, ये बहुत सारी सेल्स है इस टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, ये अपना पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव है, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये हो गई इसका डिफ्लेक्शन, ठीक है, नीडल हो गई, सॉरी, ठीक है, ये इसकी नीडल है। तो अब देखिए कि जैसे आपने पढ़ लिया भाई सेल के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, भाई सेल है, इस सेल के अंदर, ये टिश्यू के अंदर एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, सब क्या हो गई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब सेल्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब सारी सेल्स अगर पॉजिटिव हो जाए तो उस कंडीशन के बाद में क्या होता है, तो आपने एक्शन पोटेंशियल में क्या पढ़ा था कि जब सेल्स पॉजिटिव हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर पोटेशियम बाहर निकलने लग जाता है, और पोटेशियम जब बाहर निकलेगा तो सेल वापस क्या होने लग जाती है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है, क्या होने लग जाती है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब जब सारी सेल्स पॉजिटिव हो जाती है, जैसे सारी सेल्स पॉजिटिव हो गई है, ठीक है, तो अब जैसे ही सेल्स पूरी पॉजिटिव होगी तो अब क्या होगा कि जो सेल्स पॉजिटिव हो गई है अब वो क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि जो सेल, जैसे ये सेल, ठीक है, इसमें ये एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी, ये टिश्यू है, ठीक है, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक, क्या हुआ था कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, इन्होंने इसकी पास वाली सेल को पॉजिटिव किया, इन्होंने इसकी पास वाली सेल को पॉजिटिव किया, ठीक है, तो पॉजिटिव हो रहा था इस डायरेक्शन में। पर अब जो ट्विस्ट है ना वो क्या है कि जो सेल सबसे लास्ट में पॉजिटिव होती है वो सबसे पहले रिपोलराइजेशन करती है, वो सबसे पहले रिपोलराइज करती है या नेगेटिव होती है। कहने का मतलब जो सेल सबसे लास्ट में पॉजिटिव होती है वो सबसे पहले क्या करती है, रिपोलराइज करती है। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे होती है वो प्रोसेस। पर जो पोटेशियम है वो, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज्यादा है तो पोटेशियम का जल्दी से जल्दी इफ्लक्स होता है। कैसे कहने मतलब पोटेशियम अपनी सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो पोटेशियम जो है जैसे वो भरा हुआ है अंदर, तो वो जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वो रिलीज करना, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो पोटेशियम चैनल अचानक से चालू हो जाते हैं और बाहर जो है, जो पोटेशियम है, लॉट ऑफ पोटेशियम, बहुत सारे पोटेशियम एक साथ बाहर निकलने लग जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही सेल से पोटेशियम बाहर निकलेगा तो सेल क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी, तो सेल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव की जगह क्या होने लग जाएगी, अब नेगेटिव, क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव। तो यहां देखिए अब सेल क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। किधर की तरफ, किधर की तरफ, इस साइड में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट की तरफ सेल्स क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। तो चार्जेस मूव करेंगे किधर, बी से ए की तरफ, वेक्टर बनेगा किधर, बी से ए की तरफ, डायरेक्शन कौन सी होगी, बी से ए की तरफ, कौन सा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कौन सा वेक्टर, नेगेटिव, क्योंकि अब चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, फ्लो कौन सा, चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा किधर, बी से ए की तरफ, ठीक है। अब यहां पे मेन बात है क्या है कि आपको ये पता है कि पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है, ये V फॉर वेक्टर, ठीक है, तो पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर जाता है तो डिफ्लेक्शन कौन सा आता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। पॉजिटिव वेक्टर अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाता है, कहने मतलब दूर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कैसा आता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये पता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि नेगेटिव वेक्टर अगर किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये तो ये सबसे थर्ड जो है, जो लास्ट पॉइंट है वो समझने का वो यही है कि जब पॉजिटिव वेक्टर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव वेक्टर, जब ये पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा तो ईसीजी में क्या आएगा, पॉजिटिव,
ठीक है। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव वेक्टर इससे दूर जाएगा तो इसी में क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, बेस लाइन से नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं बोलूँ कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वेक्टर है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपन को डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, डिफ्लेक्शन कौन सा देखने को मिलेगा आपको, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को, माय मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कौन सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वेक्टर किधर जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में यहाँ पे आपको, ठीक है। वापस एक बार देखिए, जो सेल्स थी, ठीक है, एक बार स्टिमुलेट हो गई थी, स्टिमुलेट होने के बाद में सारी सेल्स क्या हो गई, पॉजिटिव, सारी सेल्स पॉजिटिव होने के बाद में अब क्या होगा, सेल्स में क्या होगा, रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि जो सेल्स, ये चीज का देखना, जो सेल्स सबसे लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले रिपोलराइज होती है, ठीक है। जो सेल्स सबसे लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले रिपोलराइज होती है, कहने मतलब वो सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज होती है, तो वो उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये वाली सेल्स उसके पास वाली सेल्स को नेगेटिव करेगी, वो उसके पास वाली सेल्स को, तो वेक्टर बनेगा, कौन सा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो नेगेटिव वेक्टर जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो फ्लो करता है, तो कौन सा डिफ्लेक्शन आता है अपन को, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अभी मैंने बताया था इससे पहले, वो मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से अभी देखिए क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद का आप देखिए, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट अपना, ठीक है, वो देखना है आपको, वो देखेंगे अब अपन, वो क्या है, जैसे यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया था कि सेल्स के अंदर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अब एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो 6th पॉइंट अपना, 5 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे, 6th पॉइंट अपना क्या है, थिकनेस। क्या है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम। जो अपनी मायोकार्डियम है उसकी थिकनेस, मतलब जितनी ज्यादा थिक होगी सेल उतना बड़ा वेक्टर बनेगा, कहने मतलब उतना स्ट्रॉन्ग वेक्टर बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए, ये अपनी एक सेल है, ये अपने एट्रिया की सेल है एंड ये अपने वेंट्रिकल की सेल है, ठीक है। तो इस एट्रिया की सेल में और इस वेंट्रिकल की सेल में क्या डिफरेंस है कि देखिए, जितनी पतली लेयर होगी उतनी कम सेल्स होगी, जितनी मोटी लेयर होगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी, ठीक है। तो ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ठीक है, ये सेल्स है। अब जितनी मोटी लेयर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, अपनी सेल्स प्रेजेंट होगी। अब देखिए, जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, कहने का मतलब जैसे मैंने इसको किया स्टिमुलेट, इस सेल को क्या किया मैंने, स्टिमुलेट किया, इधर को भी इसको मैंने क्या किया, स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करेंगे क्या होगा कि इसके अंदर सोडियम जो है वो अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो सेल्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सेल्स क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। इधर भी क्या होगी, सेल्स क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव, पर इधर कम सेल्स है, इधर ज्यादा सेल्स है। तो अब देखिए आप, मेन बात यही है, कम सेल्स होगी तो जो चार्ज है वो, जो पॉजिटिव चार्ज है कम चार्ज होगा, जो करंट फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा। इधर क्या होगा, जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा सोडियम अंदर आएगा, उतना बड़ा ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे और उतना बड़ा वेक्टर अपन को देखने को मिलेगा, उतना बड़ा क्या देखने को मिलेगा अपन को, वेक्टर बड़ा देखने को मिलेगा। इसी जगह अगर अपन देखते हैं तो अपन को थोड़ा सा स्मॉल वीक वेक्टर देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा,
वीक वेक्टर। क्यों? क्योंकि जितनी कम सेल्स होगी उतना कम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। जितना कम चार्ज फ्लो होगा उतना छोटा वेक्टर देखने को मिलेगा। सेम, जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो उतना बड़ा वेक्टर अपन को देखने को मिलेगा। तो जो लेंथ है ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो किससे प्रोपोर्शनल है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा सोडियम अंदर, जितना ज्यादा सोडियम अंदर उतनी सेल्स क्या बन जाएगी? पॉजिटिव होने लग जाएगी। जितनी ज्यादा सेल्स पॉजिटिव होगी उनके बीच में उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। भाई 2 सेल्स है तो 2 सेल्स के बीच में फोर्स लग रहा है। अब अगर 1000 सेल्स होगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना बड़ा वेक्टर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर जो है इसकी जो लेंथ है ये किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसकी वेक्टर की लेंथ के। तो जितना बड़ा वेक्टर अगर देखने को मिल रहा है उसका मतलब उतनी बड़ी अपन को क्या देखने को मिलेगी? वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। उतना बड़ा वेक्टर देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वेक्टर, उतना बड़ा वेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि भाई जो जितनी थिन लेयर होती है उतनी कम सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है। जितनी कम सेल्स प्रेजेंट होती है तो उतना कम छोटा स्मॉल वेक्टर या वीक वेक्टर अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो एट्रिया के अंदर क्या होता है कि अपन को छोटे छोटे वेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सेम चीज वेंट्रिकल के अंदर अपन को बड़े वेक्टर्स, बड़ी डिफ्लेक्शंस अपन को देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वेक्टर्स क्या बनते हैं? बड़े बनते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल सेल क्या होती है? थिक होती है, एट्रिया की सेल पतली होती है। तो एट्रियाज की सेल पतली होने के कारण उसमें छोटे वेक्टर्स बनते हैं, वीक वेक्टर्स बनते हैं, और वेंट्रिकल की सेल्स थिक होने के कारण उसमें लार्ज या स्ट्रॉन्ग वेक्टर्स अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब देखिए, अगर आपको पता है कि सेल्स के अंदर अगर कोई भी सेल के अंदर कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होता है तो सेल्स क्या रहती है? नेगेटिवली चार्ज रहती है। और नेगेटिवली चार्ज अगर रहेगी तो कोई भी रिफ्लेक्शन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे मेन बात थी। दूसरी बात क्या थी कि अगर एक साइड को अपन स्टिमुलेट कर देते हैं मायोकार्डियम की, जैसे अपन ने ए पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया तो ए से बी की तरफ चार्जेस मूव करेंगे, ए से बी की तरफ चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होगा कि सेल्स के अंदर वेक्टर बनेगा। तो जो चार्जेस मूव करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अपन वेक्टर के से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर जाएगा, वेक्टर किधर? ए से बी की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ए से बी की तरफ। कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जाएगा किसकी तरफ? बी की तरफ। बी की तरफ क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ये अपन ने जैसे भी लास्ट में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए क्या होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मैं एक छोटी सी चीज अगर आपसे पूछता हूं, ठीक है, वो आपको बतानी है कि अगर मैं ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब मैंने बोला कि ये जो सारी सेल्स है यहाँ पे, इसमें जितनी भी सेल्स थी, इन सेल्स के अंदर क्या हो गया कि इनको स्टिमुलेशन मिल गया, ठीक है। स्टिमुलेशन जो मिला वो मिला अपन को बी पॉइंट से। किधर? ये है बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ठीक है। स्टिमुलेशन मिला, सारी सेल्स क्या हो गई? पॉजिटिव। सारी सेल्स क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब ये पॉजिटिव हो गई है तो अब इनके पॉजिटिव होने के बाद में क्या होगा? इनमें रिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा? इनमें रिपोलराइजेशन। तो अभी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? रिपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिपोलराइजेशन होगा इनमें, ठीक है। तो अपन को ईसीजी में कौन सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? ये सबसे मेन आपको बताना है अभी, ठीक है। क्या बताना है? मैंने बोला एक सेल थी, ठीक है, वो रेस्टिंग पे थी पहले, ठीक। उसमें क्या हुआ? स्टिमुलेशन मिला। कहां से मिला? बी पॉइंट पे मिला। बी पॉइंट पे स्टिमुलेशन मिला तो बी से ए की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करने लगे, तो वेक्टर बन रहा है बी से ए की तरफ। बट अब क्या हुआ इसमें, जो बी से ए की तरफ इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं, वेक्टर बन रहा है बी से ए की तरफ। अब इसमें होगा रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन होगा तो आपको ईसीजी में कौन सा डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नेगेटिव, ये है नेगेटिव साइड इसकी, ये है पॉजिटिव साइड मानिए, ठीक है। तो ये इसमें नेगेटिव की तरफ जाएगी डिफ्लेक्शन नीडल या पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ये बताना है आपको, ठीक है। सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इसमें क्या होगा
अब क्या होगा देखिए इसमें, अब क्या होगा भाई, मैंने क्या बताया था कि जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले क्या होगी, रिपोलराइज। भाई ये पॉजिटिव वेक्टर बन रहा था, यहाँ से सेल पॉजिटिव हुई थी, ये इसको पॉजिटिव करी, ये इसको पॉजिटिव करी, तो पॉजिटिव वेक्टर किधर था, बी से ए की तरफ, क्या था, पॉजिटिव वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा कि जब सेल रिपोलराइज करेगी तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा देखिए आप, अब मैंने क्या बोला, जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज हो रही, कौन सी हो रही है, ये वाली, ए साइड की जो सेल है ये सबसे लास्ट में डिपोलराइज हो रही है, तो ये सबसे पहले क्या होगी, डिपोलराइज। कहने मतलब जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले रिपोलराइज होगी, तो ये सेल सबसे पहले रिपोलराइज होगी, ये इसकी पास वाली सेल्स को रिपोलराइज करेगी, ये इसकी पास वाली सेल्स को रिपोलराइज करेगी। तो अब जो वेक्टर बन रहा है वो किधर बन रहा है, ए से बी की तरफ। कौन सा वेक्टर, नेगेटिव, क्योंकि रिपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सा आता है, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर किधर से, ए से बी की तरफ जाएगा, ए से बी की तरफ। अब देखिए नेगेटिव वेक्टर जो है किधर फ्लो कर रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव वेक्टर किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। डिफरेंट चार्जेस है इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अगर सेम चार्जेस होते तो, सेम चीज होती तो पॉजिटिव आता। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलेगा, जो सुई है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको या समझ में आपको। अब इसके बाद में देखिए क्या है इसके बाद में जो अपन अब पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट है वो एक बार मैं आपको वापस शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको इजीली आगे का जो कार्डिक साइकिल के बेसिस पे अपन पढ़ेंगे कि कैसे ईसीजी बनती है, कैसे आपको वेव्स फॉर्म होती है, वो सब आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, बिल्कुल जीरो लेवल का मैंने आपको बताया, ये आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे आप जो ईसीजी पढ़ोगे, ठीक है, बहुत बड़ी ईसीजी है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये, तो इसको पढ़ने के लिए पहले आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स है बिल्कुल, इससे इसको आपको जरूर याद रखना है, ये याद है तो ये आगे आप पढ़ पाओगे, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट चीज क्या बोली भाई, पॉजिटिव वेक्टर किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव वेक्टर किधर फ्लो मूव कर रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब मैंने बोला नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, वापस लेते हैं, पॉजिटिव वेक्टर मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव वेक्टर दूर जा रहा है, मूव अवे फ्रॉम मतलब उससे दूर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर नेगेटिव वेक्टर किधर मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। यहां तक आई बात समझ में। चौथी चीज क्या, अगर नेगेटिव वेक्टर मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिव वेक्टर किधर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, यहां पे तो पास जा रहा था तो पॉजिटिव, अब नेगेटिव वेक्टर किधर, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक शॉर्ट में दिखा देता हूं, जैसे ये अपना पॉजिटिव वेक्टर था, ये पॉजिटिव वेक्टर किधर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये अपन ने साइन लगा दिया इलेक्ट्रोड वेक्टर से, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आ रहा था इसमें, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कौन सा आया, पॉजिटिव। अब अपन ने बताया कि ये अपना पॉजिटिव वेक्टर है, ये पॉजिटिव वेक्टर किससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, इससे दूर की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा इसमें, ईसीजी में अपन को नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तीसरी चीज क्या है कि जो वेक्टर बन रहा है, कौन सा वेक्टर बन रहा है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा अपना, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन।
ठीक है। और चौथी चीज क्या है, नेगेटिव वेक्टर किधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव से दूर की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। यहां तक आपको समझ में आया क्या, ये चीज आपको समझ में आई क्या, ठीक है। कहने का मतलब अब आपको ये सारी चीजें आगे काम आने वाली है। अब जो ईसीजी अपन देखेंगे भाई कैसे एक वेव्स जो है, कैसे आपकी वेव्स, कैसे इंटरवल्स वगैरह कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, इनके कारण ही बनेगी। ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, ये जो वेक्टर बन रहे हैं, ये वेक्टर की वजह से ही अपन को ईसीजी देखने को मिलेगी। इन वेक्टर के बिना कुछ भी नहीं है। ये जब भाई जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको कैसे किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अपन, वेक्टर के फॉर्म में। अब ये वेक्टर्स जैसे जैसे मूव करेंगे, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे उस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव या नेगेटिव को देखने को मिलेगा, और वही अपन को वेव्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा ये नॉर्मल ईसीजी रहती है, इसमें ये वेव्स रहती है, कुछ पॉजिटिव रहती है, कुछ नेगेटिव रहती है। तो वो क्यों बनती है, उसके पीछे लॉजिक जो है वो यही है भाई, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करा पॉजिटिव की तरफ तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा, तो ईसीजी में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शंस है ये अब आगे अपन पढ़ेंगे, आगे जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे जो वेव्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव बन रही है, आगे अपन देखेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे अपन आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वेव्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे उनकी शेप जो रहती है वो ऐसे स्मॉल रहती है, बिग रहती है, वो आगे अपन देखेंगे। तो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सेल्स रहती है उनके अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, और एक्शन पोटेंशियल होने की वजह से क्या होता है कि सेल्स के अंदर चार्ज मूव करता है, जिस वजह से वेक्टर बनता है, और वेक्टर बनने की वजह से अपन को ईसीजी के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे अपन आप देखते हैं, आगे 2 पॉइंट्स जो अपने पेंडिंग रह रहे थे वो आगे 2 पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एट्रिया की जो सेल्स रहती है, जैसे कि ये एक टिश्यू लिया मैंने एट्रिया से, ठीक है, एंड ये मैंने टिश्यू लिया है वेंट्रिकल से, ठीक। ये सेल्स है अपनी एट्रिया की, ये सेल्स है एट्रिया की, एंड ये सेल्स है अपनी वेंट्रिकल की। क्या है, वेंट्रिकल की सेल्स है, ये एट्रिया की सेल्स है, ये वेंट्रिकल की सेल्स है। तो क्या होता है, अब देखिए ये जो सेल्स है, ये एट्रिया की जो सेल्स है ये थोड़ी छोटी छोटी है एंड पास पास में है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइज करेगी, दूसरी सेल तीसरी को डिपोलराइज करेगी, तो एक सेल पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव। तो ये जो प्रोसेस होगी ये थोड़ी धीरे होगी, थोड़ी स्लोली होगी। तो वेक्टर जो बनेगा वो वेक्टर बनेगा एक तो वीक वेक्टर, और कैसा, उसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्लो। कहने का मतलब जो ईसीजी की डिफ्लेक्शन होगा, भाई ये अपना गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की ये नीडल है, ये नीडल जो है मूव करेगी, वो थोड़ी स्लो करेगी। उसी जगह यहां से अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे जाती है, ये पॉजिटिव होती है सेल, तो ये जो अपनी नेक्स्ट वाली सेल को जो पॉजिटिव करेगी, तो क्योंकि वेंट्रिकल की जो सेल्स रहती है वो एक दूसरे से जो सेल्स रहती है बड़ी रहती है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है गैप जंक्शंस के थ्रू, बहुत सारे गैप जंक्शंस। इनमें जब आप देखोगे एक सेल दूसरी सेल के बीच में गैप जंक्शन होता है, कुछ गैप जंक्शंस होते हैं 1 या 2, पर इनमें बहुत सारे गैप जंक्शंस होते हैं। ज्यादा गैप जंक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये वाली सेल जो होगी जल्दी स्टिमुलेट हो जाएगी, जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी, और जितना जल्दी एक्टिवेट होगी उतना जल्दी क्या करेगा, डिपोलराइज करेगी। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, किसके अंदर, वेंट्रिकल की सेल्स के अंदर, और एट्रिया की सेल्स के अंदर थोड़ा स्लोली होगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना आपको कि एट्रिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव करते हैं तो थोड़े स्लोली मूव करते हैं। उसी जगह वेंट्रिकल की सेल्स के अंदर, क्योंकि वहां स्पेशल टाइप की सेल्स रहती है, कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं अपन उसको, क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सेल्स। तो स्पेशल टाइप की कंडक्टिंग सेल्स होती है वेंट्रिकल के अंदर, तो क्या करती है, फास्ट कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को फास्ट कंडक्ट करती है। कहने का मतलब जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी, फिर और स्पीड से और फास्ट तरीके से दूसरी सेल में जाएगी। तो जो डिफ्लेक्शन है वो अपन को बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, और एट्रिया की सेल्स में थोड़ा स्लोली देखने को मिलेगा, जो नीडल होगी वो थोड़ी स्लोली मूव करेगी। तो ये पॉइंट है अपना किसका, जो अपने लास्ट के जो पॉइंट रह रहे थे वो ये है। अब आगे देखिए इसके बाद में क्या होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अपना टॉपिक है
अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से ही आपको ईसीजी समझ में आने लगेगी। कहने का मतलब अब अपन यहाँ से ईसीजी की जो वेव्स है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे एक कार्डिक साइकिल, जो एक हार्ट की साइकिल होती है, कार्डिक साइकिल आप जानते हो भाई, हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करता है, वो पूरी जो साइकिल होती है उसको अपन कार्डिक साइकिल कहते हैं। तो पूरी कार्डिक साइकिल से वो जो पूरे कार्डिक साइकिल के टाइम पे जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को कैसे ईसीजी पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को अपन ईसीजी कहेंगे। तो कैसे कहेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे अपन। देखिए क्या लिखते हैं अपन, कार्डिक साइकिल इवेंट्स, ठीक है, इन हार्ट। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल। भाई हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स चलते रहते हैं एक कार्डिक साइकिल के अंदर, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स चल रहे हैं उनको अपन को आज पढ़ना है, उनको आज अपन को समझना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही है जो बेसिक ईसीजी है, यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहीं से आपको समझना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक हार्ट बनाते हैं। ये अपन ने हार्ट बनाया, ठीक है। अब अपन को पता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है वो कौन करता है, अपना एसए नोड जनरेट करता है। ये है अपना एसए नोड। तो एसए नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद में क्या करेगा, ये किसको देगा, अपने पास वाली सेल्स को देगा। भाई यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा। सेल क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, ठीक है। स्टिमुलेट होगी तो उनमें भाई आपको पता है ये सेल थी, ये भी रेस्ट पे, अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर नहीं चल रही। एग्जांपल लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं चल रही। तो ये जो सेल्स है, ये पास वाली सेल्स है, इन सेल्स के अंदर कुछ मूवमेंट होगा, कुछ आयंस का एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। पर अगर एसए नोड इनको स्टिमुलेट कर देता है, ये अपना एसए नोड है, ये इनको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट कर देता है एक तरह से। तो जैसे इनको ये एक्टिवेट करेगा तो ये जो सेल्स है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर ये सेल्स आगे वाली जो सेल्स है उनको क्या करेगी, पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये सेल्स और आगे वाली जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स और आगे वाली सेल्स को क्या करेगी, पॉजिटिव। फिर ये सेल्स और आगे वाली सेल्स को क्या करेगी, पॉजिटिव। तो ऐसे करके पूरे एट्रिया के अंदर क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो अब आप देखिए भाई इनकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। जैसा हमको पता है एक सेल दूसरी सेल को पॉजिटिव करेगी, दूसरी सेल तीसरी सेल को पॉजिटिव करेगी, तो क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। एक वेक्टर बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा, अपने डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि किस डायरेक्शन में जा रही है, एसए नोड का है इस पॉइंट पे, तो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। एसए नोड का है राइट में है और राइट साइड में अपर पोर्शन पे है, तो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, तो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड एक वेक्टर बनेगा। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा बनेगा अपना, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। बट कैसा होगा, ये थोड़ा स्मॉल होगा, ये मैंने लार्ज बना दी, ये थोड़ा सा स्मॉल वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि एट्रिया के अंदर मैंने क्या बताया था, एट्रिया की सेल्स थोड़ी छोटी होती है, तो उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी धीरे फ्लो करती है, थोड़ी सेल्स कम रहती है, तो वेक्टर भी क्या बनता है, छोटा, वीक वेक्टर बनता है अपन को। तो वीक वेक्टर देखने को मिलेगा, तो स्मॉल वेक्टर वीक वेक्टर अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, देखिए जैसे ही अपने एट्रिया जो है वो पूरा कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाता है। एट्रिया क्या हो गया, कंप्लीटली डिपोलराइज, कहने का मतलब पूरा हो गया पॉजिटिव। देन उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो किसके अंदर जाती है, अपने एवी नोड के अंदर। कहां जाती है, एवी नोड के अंदर। भाई पूरे एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे उन्होंने जनरेट करी, पूरे एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गई। अब वहां से जाने के बाद में किसके पास जाती है, अपने एवी नोड के अंदर। और एवी नोड क्या करता है, एवी नोड जो है
ये देखिए आप वो एक एवी नोड में बनाता हूँ, ये अपना एवी नोड है। तो ये एवी नोड क्या होता है, स्पेशल टाइप की टिश्यूज से बना होता है जिसमें क्या होता है स्लो कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। स्लो कंडक्टिंग सेल्स। स्लो कंडक्टिंग सेल्स क्यों, ये क्या करती है अपने एट्रिया से जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है उसको, जैसे एवी नोड के पास आती है एवी नोड उसको क्या करता है थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। स्लो क्यों करता है, देखिए इसके पास क्या होती है छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स। तो जितनी छोटी सेल्स प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कहने का मतलब आप देखिए ये 4 सेल्स है और ये 2 सेल्स है, ठीक है। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिकल इसको एक्टिवेट करूं तो ये पहले डिपोलराइज होगी, फिर उसके बाद में ये इसको करेगी, ये इसको करेगी, ये इसको करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी धीरे फ्लो कर रही है। इसी जगह अगर मैं यहां इसको स्टिमुलेट करूं तो ये पॉजिटिव होगी, इसके बाद में जस्ट ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फास्ट होगी, तो इसमें और इसमें क्या हुआ, ये थोड़ी धीरे फ्लो कर रही है, ये थोड़ी फास्ट फ्लो कर रही है। तो सेम चीज एवी नोड के अंदर, एवी नोड के अंदर क्या होता है छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कहने मतलब एक सेल दूसरी सेल को, दूसरी सेल तीसरी सेल को, तीसरी चौथी सेल को, तो जो डिस्टेंस है क्या होता है जो एक एक सेल है अपनी, ये देखिए एक सेल दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, तो पहले से ये छोटा सा टिश्यू होता है इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो सेल्स है धीरे 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 एक दूसरे को स्टिमुलेट करती हुई जाती है और जिस वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो ऐसे नोड से एट्रिया तक तो फास्ट आ जाएगी थोड़ी सी, पर एवी नोड तक आएगी तो एवी नोड से नीचे जाने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहने का मतलब एवी नोड जो है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। क्यों, क्योंकि वहां की सेल्स थोड़ी धीरे स्टिमुलेट होती है। जैसे यहाँ पे अपने एवी नोड के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई तो एवी नोड्स आने के बाद में ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स धीरे 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 नीचे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, किसके पास जाएगी, अब अपने नेक्स्ट जो टिश्यू है वो कौन सा है अपना बंडल ऑफ हिज, ठीक है। कहां जाएगी, अपने बंडल ऑफ हिज के पास में। पर यहां पे एक बात है, जो एवी नोड की जो सेल्स है, ये अपना एवी नोड की जो सेल्स है ये जब डिपोलराइज करेगी, कहने का मतलब ये जब पॉजिटिव होगी तो क्योंकि छोटी सेल्स होने के कारण, बहुत ज्यादा छोटी सेल्स होने के कारण एवी नोड की सेल्स जो डिपोलराइज करेगी तो वेक्टर तो बनेगा पर बहुत छोटा वेक्टर बनेगा, बहुत स्मॉल वेक्टर अपन को देखने को मिलेगा जो ईसीजी मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से ईसीजी में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। क्या बात है, मेन बात कि जैसे एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स चली तो एट्रिया में जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई तो एट्रिया पॉजिटिव और डिपोलराइज हुआ, पॉजिटिव हुआ तो वेक्टर बना, ठीक है, उस वेक्टर को ईसीजी डिटेक्ट कर लेती है। पर एवी नोड के बाद जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जाती है तो एवी नोड क्या होता है थोड़ा स्मॉल होता है साइज में, सेल्स थोड़ी छोटी होती है, तो छोटी सेल्स होने के कारण क्या होता है छोटे छोटे वेक्टर्स बनते हैं। तो छोटे वेक्टर्स बनने के कारण क्या होता है कि अपनी जो ईसीजी मशीन है उस वेक्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाती, पता नहीं लगा पाती, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं कर पाती। रिकॉर्ड नहीं करने का कारण उसमें कोई भी अपन को वेव या कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। नीडल जो रहती है वो स्ट्रेट रहती है, न्यूट्रल रहती है, बिल्कुल रेयर, बहुत रेयर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वरना डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मेन बात ये। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स किसके पास जाती है, अपने एवी नोड के पास में। अब सॉरी बंडल ऑफ हिज के पास में, कहा जाती है बंडल ऑफ हिज के पास में, एवी नोड के पास बंडल ऑफ, और बंडल ऑफ हिज जो है वो आगे जाके किसमें ब्रांचेस में टूट जाता है, अपनी लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल ब्रांच। किसके अंदर, लेफ्ट बंडल ब्रांच, सॉरी लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो देखिए क्या है। देखो एवी नोड और पुरकिंजे सेल्स, भाई आपको पता है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाने के बाद में एवी नोड के पास तो चलेगी, एवी नोड के बाद में वो बंडल ऑफ हिज और फिर बंडल ऑफ हिज के बाद में जो बंडल ब्रांचेज है उनके पास जाती है और पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर। भाई ये बंडल ब्रांचेज है किससे कनेक्ट रहती है, पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर्स जो है यहाँ फैले हुए रहते हैं, ठीक है, और अपनी वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिल जाती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये जो एवी नोड की सेल्स है इसमें और जो पुरकिंजे फाइबर्स की सेल्स है इनमें क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है कि ये क्या होती है स्लो कंडक्टिंग सेल्स, स्लो कंडक्टिंग सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स थोड़ा सा स्लो कराती है, ठीक है, जो फ्लो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फ्लो है वो थोड़ा स्लो करवाती है। उसी जगह पुरकिंजे सेल्स जो होती है वो क्या होती है फास्ट कंडक्टिंग सेल्स, क्या होती है फास्ट कंडक्टिंग सेल्स होती है, कौन सी, पुरकिंजे सेल्स। दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर
गैप जंक्शंस क्या होते हैं, कम होते हैं, गैप जंक्शंस लेस, कम गैप जंक्शंस होने के कारण में ये सेल्स है, इनमें अगर एक ही गैप जंक्शन होगा तो स्टिमुलेशन थोड़ा धीरे होगा। अब पुर्किंजे सेल्स के अंदर क्या होता है, पुर्किंजे सेल्स थोड़ी सी बड़ी होती है तो उनके अंदर गैप जंक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, सेल जल्दी स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है, और जितनी जल्दी स्टिमुलेट होगी उतना जल्दी क्या करेगी, सेल डिपोलराइज होगी। तो इसमें क्या होता है, गैप जंक्शंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, गैप जंक्शंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज क्या है कि एवी नोड जो है, ये एवी नोड जो है इसकी सेल्स का जो डीपोलराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अपने कैल्शियम पे, किस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम पे। पर उसी जगह जो पुर्किंजे फाइबर्स की सेल्स है उनका डिपेंड करता है किसके ऊपर, सोडियम पे, ठीक है। जो सोडियम होता है वो थोड़ा फास्ट फ्लो करता है और कैल्शियम जो होता है थोड़ा स्लो काम करता है, जिस वजह से एवी नोड थोड़ा स्लोली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, और पुर्किंजे फाइबर्स थोड़ा सा फास्ट कंडक्ट करती है किसको, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि जो एवी नोड की जो सेल्स रहती है वो डायमीटर में क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। सेल्स है उसका डायमीटर क्या रहता है, कम रहता है, और पुर्किंजे फाइबर्स की डायमीटर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। भाई ये सेल्स है इनका डायमीटर ज्यादा रहे, और उसी के एवी नोड की जो सेल्स है उनका डायमीटर कम है, तो जितना कम डायमीटर उतना कम करंट फ्लो होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डायमीटर उतना ज्यादा और तेज फ्लो होगा। तो जिस वजह से ये वेरिएशन अपन को देखने को मिलता है किसके अंदर, एवी नोड और पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर। और एक और जो चीज है वो क्या है कि जो अपने एवी नोड है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है -60 मिली वोल्ट, और उसी पुर्किंजे फाइबर्स की सेल्स का रहता है -90 मिली वोल्ट रेस्ट, क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आप देखिए जितना कम, अब आप इमेजिन करिए एक सेल है, एक दूसरी सेल है, इसका है -90 मिली वोल्ट, इसका है -60 मिली वोल्ट। अगर कोई चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो इसमें तेजी से आएगा, इसमें तेजी से आएगा, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव है उसकी तरफ ज्यादा जल्दी आएगा, जितना कम नेगेटिव उसका कम धीरे आएगा। तो इसके पास जो -90 मिली वोल्ट है, ये जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 मिली वोल्ट, जैसे अपन एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था। तो -90 मिली वोल्ट होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स थोड़ी सी जल्दी आएगी, जो चार्ज है थोड़ा जल्दी फ्लो करेगा पॉजिटिव, इस जगह इनमें थोड़ा स्लो करेगा, इस वजह से इसका जो कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसमें थोड़ी स्लो फ्लो करती है, इसमें फास्ट फ्लो करती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। यहां तक आपको समझ में आया, देखिए यहां मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये हो गया अपना ऐसे नोड, ये जो सेल्स है ये क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है, ये जब एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई तो एट्रिया क्या होगा, डीपोलराइज हुआ, एट्रिया की डीपोलराइजेशन होने की वजह से अपना एक वेक्टर बना, ठीक है, ये अपना वेक्टर बना, इसका जिसको अपन ने बोला फर्स्ट वेक्टर, ये कौन सा अपना फर्स्ट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, कौन सा है, ये पॉजिटिव वेक्टर, कौन सा है, पॉजिटिव वेक्टर। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाती है, अपने एवी नोड, एवी नोड के बाद जाने के बाद में वो किसके पास जाती है, अपने बंडल ऑफ हिज। तो एवी नोड पे जब जाती है तो एवी नोड की जो सेल्स है भाई, ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड की जो सेल्स है वो भी क्या करती है, डिपोलराइजेशन तो करती है, तो डिपोलराइजेशन करेगी तो ऑब्वियस बात है उसमें भी एक वेक्टर बनेगा, पर उसका जो वेक्टर है वो बहुत स्मॉल बनता है, बहुत छोटा सा वेक्टर बनता है, क्योंकि छोटी सेल्स रहती है छोटा वेक्टर बनता है जिसको ईसीजी डिटेक्ट नहीं कर पाती। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहा जाती है अपने बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के बाद जाने के बाद में वो जाती है राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, किसके अंदर, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब राइट बंडल ब्रांच के अंदर जाएगी तो क्या होगा, और लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहां से अपन रिमूव कर देते हैं, यहां देखते हैं, ये अपना वेंट्रिकल का बेसल पार्ट है, ठीक है, ये अपना ये जो पोर्शन है इसको मैंने यहां बना दिया है, थोड़ा बड़ा बन गया है।
ये अपना राइट वेंट्रिकल, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है आप देखिए भाई, ये जैसे अपना बंडल ऑफ हिस था, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकल रही है, एक निकल रही है अपनी राइट बंडल ब्रांच, एक जा रही है अपनी लेफ्ट बंडल ब्रांच। एक राइट में जा रही है और एक लेफ्ट में जा रही है, ये राइट में जा रही है एंड ये लेफ्ट में जा रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बंडल ऑफ हिस से नीचे की तरफ जाएगी, एक जाएगी लेफ्ट में, एक तरफ जाएगी राइट में, तो क्या होगा कि जो अपना लेफ्ट जो बंडल है, ये जो लेफ्ट बंडल है, ये किसको प्रोवाइड करेगा इंपल्सेस, अपने सेप्टम को। ये कौन सा पोर्शन अपना सेप्टम, ये पोर्शन अपना सेप्टम। तो किसको इंपल्सेस देगा, अपने सेप्टम को इंपल्सेस देगा। क्यों देगा सेप्टम को इंपल्सेस, क्योंकि अपने जो सेप्टम है उसको सबसे पहले वेंट्रिकल का जो पार्ट होता है जिसको डिपोलाइज होता है, जो वेंट्रिकल है उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, सेप्टम। यानी मतलब जैसे एस नोड के बाद एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में सबसे पहला पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वो कौन सा है, सेप्टम। सेप्टम क्यों है, क्योंकि जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो उसके पास से निकलती है और उसको जस्ट पास में क्या देती है, इंपल्सेस दे देती है भाई। जैसे ये लेफ्ट बंडल है, लेफ्ट बंडल ने क्या किया, अपने सेप्टम को इंपल्सेस दे दी। अब यहाँ पर जो राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच अपने सेप्टम को इंपल्स नहीं देती। ध्यान रखना, जो सेप्टम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है किधर से करता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ध्यान रखना, जो अपना सेप्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट किधर से करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि उसको इंपल्सेस कौन देती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच देती है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच अपने किसको देती है, सेप्टम को इंपल्सेस देती है। तो सेप्टम की सेल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, ऑब्वियस बात है। और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब जो वेक्टर बनेगा कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। और किस डायरेक्शन में बनेगा, अपर डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल की सेल्स किसको दे रही है, सेप्टम को इंपल्सेस दे रही है। और सेप्टम की सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, एक सेल दूसरी सेल दूसरी सेल तीसरी सेल। तो ये जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेगी, अपर साइड में रहेगी, ठीक है। इस ऊपर की तरफ रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अपवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शन रहेगी किसकी, सेप्टम की। यहां तक आई बात आपको समझ में। थर्ड जो चीज आती है वो क्या है कि कि जैसे अपने सेप्टम को इंपल्सेस मिल जाती है उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इंपल्सेस है ये अपने बेसल पार्ट को मिलती है। किसको मिलती है, बेसल पार्ट को, अपेक्स पार्ट को, अपेक्स पार्ट को मिलती है। ये अपेक्स पार्ट है, ये बेस पार्ट है, तो अपेक्स पार्ट को मिलती है। किसको मिलती है, अपेक्स पार्ट को। जो इंपल्सेस है किधर जाती है, ये बंडल ऑफ हिस था, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से इंपल्सेस नीचे की तरफ गई, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच से किसको मिली, सेप्टम को। सेप्टम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक वेक्टर बन गया किसका, सेप्टम का। उसके बाद में ये इंपल्सेस नीचे गई, किसको, अपेक्स पार्ट में जा रही है, ठीक है। नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ पहले जाती है। तो जब नीचे की तरफ जाएगी, अपेक्स पार्ट की तरफ जाएगी, मेजर पार्ट इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मेजर पार्ट। तो मेजर पार्ट की तरफ, जब वेंट्रिकल के मेजर पार्ट की तरफ इंपल्स जाएगी तो जो वेक्टर्स हैं, इंपल्सेस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अपने इस डायरेक्शन में। किधर कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे वेक्टर बनेंगे, ठीक है। एक सेल दूसरी सेल को, दूसरी सेल तीसरी सेल को, तीसरी सेल चौथी सेल को। तो इंपल्सेस जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। एक बनता है अपना कौन सा, लेफ्ट साइड वाला वेक्टर, और एक बन रहा है अपना राइट साइड वाला वेक्टर। बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है अपना वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा थिक होता है। मतलब राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में अपना लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, जब इन दोनों वेक्टर को अपन मर्ज करेंगे, नेट वेक्टर जब निकालेंगे, तो वो जो वेक्टर निकलेगा वो अपना किधर निकलेगा, लेफ्टवर्ड निकलेगा। किधर निकलेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे इन वेक्टर को, तो क्या निकलेगा, अपना नेट वेक्टर निकलेगा, और किधर निकलेगा, लेफ्टवर्ड निकलेगा, ठीक है। लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड निकलेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी सेल ज्यादा थिक होती है। जैसे मैंने बताया था, जितनी ज्यादा थिक लेयर जितनी ज्यादा थिक लेयर उतना जो अपना लेंथ रहेगा, वेक्टर की लेंथ रहेगी उतनी ज्यादा रहेगी, और उतना फोर्सफुल वेक्टर बनेगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेक्टर बनेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग वेक्टर उतनी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी। तो जो वेक्टर बनेगा वो किधर बनेगा, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड अपन को देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसको मिल गई, लोअर पोर्शन जो है अपना, कौन सा पोर्शन है, अपेक्स पोर्शन या मेजर पार्ट जो है वेंट्रिकल का, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिल गई है। अब इसको मिलने के बाद में क्या होगा, जो लोअर पोर्शन को मिलने के बाद में क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाएगी, अपर पोर्शन में। जो बेसल पोर्शन है अपना,
उसको मिलेगी। वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का ये बेस वाला पार्ट है, ठीक है, वेंट्रिकल का बेस वाला पार्ट है, तो वेंट्रिकल के बेस वाले पार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी। और बेस वाले पार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिल रही है तो किस डायरेक्शन में मिल रही है अपन को, ये डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव वेक्टर्स बन रहे हैं कहां पे, ऊपर वाले बेसल पोर्शन में, ठीक है। छोटे पॉजिटिव वेक्टर्स अपन को देखने को मिल रहे हैं कहां पे, अपर पोर्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी वो किधर होगी, ऊपर होगी। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऊपर होगी, ऊपर की तरफ होगी। कौन सा है, पॉजिटिव वेक्टर। आई बात समझ में यहाँ पे भाई, यहां तक किसी को दिक्कत। तो एक बार वापस देखिए अब कि क्या हुआ। सबसे पहले ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी, अपने पास वाली सेल्स को दी। कौन सी पास वाली सेल्स, एट्रिया की सेल्स। तो एक सेल, दूसरी सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल क्या बनी, वेक्टर्स फॉर्म बने, मतलब वेक्टर्स बनना स्टार्ट हो गए। वेक्टर बनेंगे तो इनका जब एक वेक्टर, नेट वेक्टर बनेगा, तो नेट वेक्टर किधर की डायरेक्शन में होगा, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास जाएगी, अपने एबी नोड। एबी नोड का जो वेक्टर बनेगा वो थोड़ा सा स्मॉल बनेगा और किधर बनेगा, डाउनवर्ड। उसके बाद में थर्ड जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, थर्ड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाएगी, ये फर्स्ट हो गया अपना, ये सेकंड हो गया अपना। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी अपने बंडल ऑफ हिस में जाने के बाद में हो जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। उसके बाद लेफ्ट में जो है, लेफ्ट क्या करेगा, उसको किसको देगा, अपने सेप्टम को। तो सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, लेफ्ट से, जो सेप्टम है वो किधर से, लेफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट किधर से कर रहा है, लेफ्ट साइड से डिपोलराइज हो रहा है। पहले ये वाली सेल सॉरी, फिर ये वाली सेल, पहले ये वाली सेल सॉरी, फिर ये वाली सेल सॉरी, फिर ये वाली सेल। तो लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। तो जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा किधर से होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइटवर्ड, ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। तो वेक्टर कैसा बनेगा अपन को, ये वेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ देखता हुआ वेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सेप्टम है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन देता है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, डीपोलराइज कौन करता है उसको, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। यहां तक आपको ध्यान रखना। उसके बाद में ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसके पास जाएगी, अपने बेसल पोर्शन को मिलेगी, ठीक है, ये अपना बेसल पोर्शन है, इस बेसल पोर्शन को मिलेगी, सॉरी अपेक्स पोर्शन को मिलेगी। ये जो है अपना अपेक्स पोर्शन है, इस अपेक्स पोर्शन को मिलेगी। तो ये अपेक्स पोर्शन जब कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, डिपोलराइज होगा, तो कौन सा वेक्टर बनेगा, एक लार्ज वेक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल की सेल्स थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, तो जितनी मोटी लेयर होगी उतना बड़ा, उतना लेंथ वाला वेक्टर देखने को मिलेगा। तो बड़े लेंथ वेक्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेप्टम का जो वेक्टर होगा थोड़ा स्मॉल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेप्टम जो होता है वो धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, धीरे डिपोलराइज होता है। जैसे मैंने वेक्टर्स के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था, सेप्टम की सेल्स थोड़ी छोटी होती है, जिस वजह से वेक्टर कैसे बनेगा, स्मॉल बनेगा। वेंट्रिक जो ये अपेक्स वाला पोर्शन है, इस पोर्शन की सेल्स थोड़ी थिक होती है, ठीक है, जिस वजह से लार्ज वेक्टर अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाएगी, अपने वेंट्रिकल के बेस वाले पोर्शन में, ये है बेस वाला पोर्शन। इसकी वजह से अपन को छोटे पॉजिटिव वेक्टर्स देखने को मिलेंगे, पर किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव वेक्टर्स कहां, ऊपर की तरफ बने देखने को मिलेंगे अपन को। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पूरा वेंट्रिकल अब क्या हो गया है, डीपोलराइज हो गया है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर गया, डीपोलराइज हो गया। सब सेल्स क्या हो गई है, पॉजिटिव। तो जैसे ही सेल्स डीपोलराइज हो जाती है, तो अब सेल्स क्या होगी, रीपोलराइज। क्या होगी, रीपोलराइज। और रीपोलराइजेशन होता है तब कौन सा चार्ज आता है सेल पे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो सेल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्स के अंदर रीपोलराइजेशन कैसे होता है, उसकी एक छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए ये जैसे वेंट्रिकल है अपना, ठीक है, तो एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ठीक, एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। तो जैसे ही इस सेल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलने के बाद ये क्या हुई, पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद में ये सेल हुई पॉजिटिव, उसके बाद में ये सेल हुई पॉजिटिव,
ठीक है। तो ये सेल कहाँ है, ये है अपनी एंडोकार्डियम, ये जो लेयर है ये अंदर वाली लेयर क्या है अपनी एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम के पास में, और ये सेल कहाँ है पेरिकार्डियम के पास में। तो जो सेल सबसे पहले डिपोलराइज होती है वो कौन सी होती है, सब एंडोकार्डियम के पास में जो रहती है, इसको अपन क्या कहते हैं, सब एंडोकार्डियल, क्या कहते हैं, सब एंडोकार्डियल, क्योंकि ये कहाँ है एंडोकार्डियम के पास में। आपको पता है 3 लेयर्स होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम के जो पास वाली जो सेल होगी वो सबसे पहले डिपोलराइज होगी, फिर उसके बाद वाली सेल डिपोलराइज होगी, फिर उसके पास वाली सेल डिपोलराइज होगी। और जब रिपोलराइजेशन होगा तो सबसे पहले रिपोलराइज किसमें होगा, जो लास्ट वाली सेल है उसके अंदर सबसे पहले रिपोलराइजेशन होगा। उसका रीजन देखिए भाई, जैसे अपना हार्ट है, ठीक है, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो अंदर की जो सेल्स है सबसे पहले वो अंदर आती है भाई, ये सेल्स ये जब अंदर आएगी तभी तो बाहर का अंदर आएगा। तो डिपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, पहले एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम। आई बात समझ में। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सबसे बाहर वाली सेल्स है वो सबसे पहले रिपोलराइज, वो सबसे पहले रिलैक्स होगी, वो रिलैक्स होगी तभी तो वो अंदर से बाहर आएगा भाई। ये हार्ट है, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहा है, तो सारी सेल्स अंदर की सेल्स पास आ रही है, ये पास आ रही है, तो क्या हो रहा है बाहर की सेल्स भी पास आएगी। आई बात समझ में। पहले ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे ये वाली सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये पास आएगी, फिर ये और पास आएगी, फिर ये और पास आएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिलैक्सेशन में क्या होगा, ये दूर जाएगी, ये दूर जाएगी, ये दूर जाएगी, तो पहले जो लास्ट वाली सेल्स जो है वो पहले रिलैक्स करेगी। मैंने क्या बोला, जो लास्ट वाली सेल्स है वो रिलैक्स करेगी, ये बाहर वाली सेल्स रिलैक्स करेगी, फिर अंदर वाली सेल्स रिलैक्स करेगी, तभी तो रिलैक्सेशन होगा, तभी तो रिपोलराइजेशन होगा। तो वही तो चीज है भाई, जब कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, डिपोलराइजेशन जो होता है वो कहां से होता है, एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम, कहने मतलब एंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ होता है, ठीक है। जो रिलैक्सेशन होता है वो किधर से होता है, पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, पहले पेरिकार्डियम। तो वही चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जो रिलैक्सेशन होगा वो कहां से होगा, जो रिलैक्सेशन होगा वो कैसे होगा, ये जो सेल्स है ये पहले रिलैक्स होगी। मैंने क्या बताया था, जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होती है वो सबसे पहले रिलैक्स करती है, तो ये सेल सबसे पहले रिलैक्स करेगी जो लास्ट में हो रही है, फिर ये सेल्स अपनी पास वाली सेल्स को रिलैक्स करेगी, ये सेल्स अपनी पास वाली सेल्स को रिलैक्स करेगी, तो क्या बनेंगे, वेक्टर्स बनेंगे। सही बात है, क्या बनेंगे, वेक्टर्स बनेंगे। अब वेक्टर्स बनेंगे, कौन से वेक्टर बन रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है तो अपवर्ड, कैसे बनेंगे, ऊपर की तरफ वेक्टर बनेंगे, अपवर्ड वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और अपवर्ड वेक्टर्स अगर बनेंगे तो अब अपवर्ड वेक्टर्स अपन को देखने को मिल रहा है। यहां पे आप समझिए कि सेल्स रिलैक्स हो रही कहां से, लोअर पोर्शन से, यानी मतलब जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उससे रिलैक्स हो रही है। तो जब ये रिलैक्स होगी तो एक सेल दूसरी सेल को करेगी, दूसरी सेल तीसरी सेल को रिलैक्स करेगी। तो जो वेक्टर्स बनने वो कैसे बनने, अपवर्ड पोर्शन में अपन को वेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये रिलैक्सेशन तो हो गया है। अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, रिलैक्सेशन हो गया है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, एक बार इन सब जो वेक्टर्स बने थे इनको वापस एक डायग्राम पे बना के देखते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड जो रिलैक्सेशन जो होता है, जो अपना रिलैक्सेशन होता है वो थोड़ा स्लोली होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो डिपोलराइजेशन जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। कहने मतलब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपने देखा 3 स्टेज में करता है, कब कब, सेप्टम, फिर अपेक्स मेजर पार्ट, फिर बेस पार्ट। तो 3 पार्ट में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलराइज करता है। पर रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि अपना वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कब करता है, कैसे करता है, पूरा जो वेंट्रिकल है वो एक साथ रिपोलराइज करता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा वो स्लोली करता है भाई। अगर जैसे इस पोर्शन को कर ले, इस पोर्शन ऐसे नहीं होता, पूरा जो वेंट्रिकल है वो एक साथ रिपोलराइज होता है, पर थोड़ा स्लोली होता है, इसलिए इसको सिर्फ एक ही वेव के फॉर्म में दिखाते हैं। वो आगे भी अपन पढ़ेंगे कैसे दिखाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। तो यहां देखिए, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जनरेट हुई तो क्या हुआ, जनरेट हुई तो उसके पास वाली सेल्स डिपोलराइज हुई, पास वाली सेल्स डिपोलराइज हुई, तो क्या हुआ, एक वेक्टर बना, कौन सा, पॉजिटिव वेक्टर। किस डायरेक्शन में बना, लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास गई, अपने
एवी नोड के पास में। एवी नोड के पास जाने के बाद में एवी नोड में थोड़ा छोटी सेल्स होती है इसलिए स्मॉल वेक्टर बनता है, ठीक है, कौन सा, पॉजिटिव। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास गई, अपने बंडल ऑफ हिस के पास में। बंडल ऑफ हिस के पास में जाने के बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास गई, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच किसको देता है, राइट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो किसको देगा, सबसे पहले सेप्टम को। और सेप्टम को देगा तो एक वेक्टर बनेगा सेप्टम का, कैसा होगा, स्मॉल वेक्टर देखने को मिलेगा आपको, स्मॉल वेक्टर देखने को मिलेगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसको मिलेगी, अपने लोअर पोर्शन को, ठीक है, ये अपना लोअर पोर्शन है, मेजर पार्ट है वेंट्रिकल का, सबसे मेजर पार्ट है, इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की वो किधर होगी, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड होगी। उसके बाद में जो वेक्टर बनेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होगी वो किधर फ्लो करेगी, अपने बेसल पोर्शन में, अपर वाले पोर्शन में। तो वेक्टर कौन से बनेंगे, पॉजिटिव वेक्टर बनेंगे, और किस डायरेक्शन में बनेंगे, अपने अपर डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ वो डायरेक्ट करते रहेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपर साइड में, ठीक है, अपवर्ड। उसके बाद में ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन। अब रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, ये सेल्स जो है वो रिलैक्स करेगी, रिलैक्स करेगी। अब देखिए सेल्स क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, तो रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, ये देखिए ये सेल्स रिलैक्स कर रही है, तो जो रिलैक्सेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा अपवर्ड एंड राइटवर्ड, राइट साइड में होगा और अपवर्ड होगा, और कैसा, नेगेटिवली। क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन के टाइम पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो वेक्टर कौन सा बनेगा, नेगेटिव पर किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, ये अपन ने वेक्टर्स तो देख लिए, वेक्टर्स अपन को समझ में भी आ गए। अब इसको अपन एक ईसीजी पेपर पे ड्रॉ करते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स अपने ईसीजी की वेव्स बनाते हैं, कैसे ये कार्डिक वेक्टर्स जो होते हैं अपने ईसीजी की वेव्स को बनाते हैं। तो अब समझना है आपको ध्यान से, ये देखिए यहां अपन ने लगाया नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इस पार्ट पे लगाया अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हार्ट है अपना, तो ये कोई बढ़िया सा इंसान है, स्माइल कर रहा है बेचारा, ठीक है, ये इसका स्टमक हो गया, ये पेट हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है, ये इसके पैर हो गए बेचारे के, खुश है बेचारा, ईसीजी सीख रहा है। तो ये एक आदमी है, ठीक है, अपन ने क्या करा, उसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो अपन ने राइट शोल्डर पे, राइट हैंड पे लगा दिया, ठीक है, या तो राइट शोल्डर पे लगा दो या फिर राइट हैंड पे लगा दो, सिमिलर चेंजेस अपन को देखने को मिलता है, सिमिलर रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है, तो अपन ने राइट शोल्डर पे लगा दिया। और जो पॉजिटिव चार्ज है अपन ने लोअर जो लेग है, ठीक है, लेफ्ट जो लेग है वहां लगा दो, या फिर अपने पेल्विक एरिया है, जो लेफ्ट का जो पेल्विक एरिया वहां लगा दो, पर अपन लेग पे लगा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, पेशेंट को भी कंफर्टेबल होता है। आपने ईसीजी में देखा होगा अपन लेग्स पे लिम लीड्स कहाँ लगाते हैं, लिम पे लगाते हैं, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है, तो अपन ने यहाँ लगा दिया। या फिर यहाँ लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर्स है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, आपको पता है पूरे हार्ट के अंदर फ्लो करते हैं, आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्यों, जैसे कभी आप स्विच में हाथ दोगे तो ऐसा तो नहीं सिर्फ आपकी अंगुली को हाथ करंट लगेगा, आपकी पूरी बॉडी को करंट लगेगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल करंट पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। तो वैसे ही हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट चलते रहते हैं वो ऐसा नहीं है वेक्टर्स यहीं खत्म हो जाते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, और फिर पूरी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स अपन लगाएंगे ये उनको सेंस करेंगे, और सेंस करने के बाद में किसको ईसीजी पेपर पे दिखा देते हैं। यही तो पैटर्न चलता है। तो अपन ने क्या करा, एक पॉजिटिव लगाया, एक नेगेटिव लगाया। इस नेगेटिव को अपन ने क्या करा है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और इस पॉजिटिव को अपन ने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद में ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हो गई। ठीक है, इस नीडल पे अपन ने लगा दिया है इंक। ठीक है, और एक अपन ने क्या बना दिया है, एक ईसीजी पेपर अपन ने बना दिया है। ये अपना ईसीजी पेपर हो गया। ये अपना ईसीजी पेपर हो गया, और ये अपने वुडन स्टैंड पे इसको लगा दिया है। ठीक है,
ये अपना ईसीजी पेपर हो गया। ये ईसीजी पेपर ऐसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, किधर, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे अपने मोटर लगा दिए, तो जो पेपर है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। ये है पेपर, तो ये कंटिन्यू ऐसे मूव कर रहा है, तो पेपर इधर की तरफ घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है अपने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और यहाँ पे टिप पे इंक लगा दिया। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल इवेंट नहीं चल रहा हार्ट के अंदर, बिल्कुल हार्ट जो है बिल्कुल रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे होगा तो ये गैल्वेनोमीटर कुछ सेंस करेगा क्या, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब न्यूट्रल रहेगा तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, बिल्कुल जीरो, क्या आएगा, जीरो। तो क्या बनेगी, अपन को स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। बट अब क्या हुआ कि ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसको जनरेट करके दे रहा है, अपने एट्रिया की सेल्स को। और एट्रिया की सेल्स को जब एक्टिवेट होगी, डीपोलराइज होगी, ठीक है, तो वेक्टर बनेगा। और जो वेक्टर है एट्रिया का, जो वेक्टर बन रहा है किधर बन रहा है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, किसकी तरफ, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। भाई ये पॉजिटिव वेक्टर किधर जा रहा है, इसको आप यहां अप्लाई कर दो, ये इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है किधर जा रहा है, पॉजिटिव वेक्टर किधर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, ईसीजी वेव के अंदर डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, मान के चलो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा ईसीजी में, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब जो नीडल है किधर की तरफ घूमेगी, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ घूमेगी। पर यहाँ पे एक पॉइंट की बात क्या है कि जो एट्रिया की सेल्स है उसमें मैंने क्या बताया था, कंडक्शन थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा धीरे होता है। तो नीडल जो होगी थोड़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, भाई पेपर मूव कर रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, तो अपन को एक गोल सी वेव देखने को मिलेगी, ऐसी सर्कल राउंड सी या स्मूथ एक वेव देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या होगा, अपनी पी वेव। इसको दूसरी कलर से बता देता हूं, इसका नाम क्या होगा, अपना पी वेव। पी वेव क्यों, क्या होगा, पी वेव। पी वेव क्यों, इसका नाम पी वेव रखा गया था, इसलिए पी वेव होगा, ठीक है। तो पी वेव क्या दिखा रही है, ये जो पी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अपने एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। किसको, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। तो अब समझ में आया कि पी वेव जो होती है वो स्मूथ क्यों होती है, राउंड क्यों होती है, क्यों होती है, ठीक है, छोटी सी क्यों होती है, क्योंकि वेक्टर कैसा बनता है, स्मॉल वेक्टर होता है, स्मॉल वेक्टर होता है। और उसके साथ में क्या होता है कि कंडक्शन जो है थोड़ा धीरे होता है, सेल्स जो रहती है थोड़ी छोटी छोटी रहती है, तो कंडक्शन भी थोड़ा स्लो रहता है, जिस वजह से अपन को पी वेव थोड़ी स्मॉल देखने को मिलती है। पर जितना स्मॉल वेक्टर उतनी छोटी वेव, तो पी वेव अपन को थोड़ी स्मॉल देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके बाद जाती है, अपने एवी नोड, ठीक है। ये अपना है फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर सेप्टम का, ये फोर्थ वेक्टर, एंड ये जो है ये अपने फिफ्थ वेक्टर, और उसके बाद में ये है सिक्स्थ वेक्टर, ठीक है। तो टोटल 6 वेक्टर बनाया है मैंने। तो सेकंड वेक्टर देखिए अब अपना, सेकंड वेक्टर में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस में जा रही है, एवी नोड। अब एवी नोड में मैंने क्या बताया, बहुत छोटी, बहुत रेयर छोटी छोटी सेल्स रहती है। तो वो छोटी सेल्स होने के कारण जो डीपोलराइजेशन होता है वो थोड़ा धीरे होता है, जो ईसीजी मशीन है उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाती। अब जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी तो ये नीडल क्या रहेगी, फ्लक्चुएट होगी क्या, नहीं होगी। ये फ्लक्चुएट नहीं होगी तो क्या रहेगी, बिल्कुल न्यूट्रल पे रहेगी। न्यूट्रल पे रहेगी तो क्या होगा कि जो वेव है वो कुछ भी वेव नहीं बनेगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन अपन को देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत पेशेंट तुम्हें। वही क्या हुआ कि एवी नोड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, एवी नोड डीपोलराइज हो रहा है, पर डीपोलराइज इतना धीरे हो रहा है, इतना स्लोली हो रहा है, और छोटे वेक्टर्स बन रहे हैं, जिस वजह से वो मशीन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। डिटेक्ट नहीं करने के कारण जो एवी नोड है, तो जो ये पीआर इंटरवल है, पीआर सेगमेंट है, ये पीआर सेगमेंट अपन को क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद में क्या होगा, अब देखिए भाई अपन को पता लगा फर्स्ट वेक्टर जो था उसकी वजह से क्या बनी, अपनी पी वेव बनी, ठीक है। ये क्या कहलाई, अपनी पी वेव। ये क्या कहलाई, पी वेव। तो ये पी वेव अपनी देखने को मिली, क्यों, क्योंकि अपना जो फर्स्ट वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ऐसे नोड से किधर एट्रिया की तरफ गई। एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया ने जब डीपोलराइज किया, एट्रिया जब डीपोलराइज करेगा तो फर्स्ट वेक्टर बनेगा, फर्स्ट वेक्टर बनने की वजह से अपनी क्या बनेगी, पी वेव। तो पी वेव क्यों बनती है, अपने एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत। सेकंड चीज, जब एवी नोड जो है वो जब डीपोलराइज करेगा तो उसका छोटा वेक्टर बनेगा, बहुत छोटा, जिस वजह से जो स्मॉल वेक्टर बनेगा उसको अपना इलेक्ट्रोड कैच भी नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो ईसीजी में जो लीड है, ठीक है, ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, ये फ्लक्चुएट नहीं हो पाएगी और अपन को स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। किसके अंदर,
पीआर सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये क्या कहलाएगा? पीआर सेगमेंट कहलाएगा। उसके बाद में थर्ड चीज देखिए, अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाएगी? बंडल ऑफ फिज, और बंडल ऑफ फिज के बाद में जाने के बाद में वो कहाँ जाएगी? अपने लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल। और लेफ्ट में जब जाएगी तो लेफ्ट वाला क्या करेगा? अपने जो सेप्टम है उसको डिपोलराइज करेगा, और सेप्टम जब डिपोलराइज होगा तो वेक्टर बनेगा कौन सा? थर्ड वाला जो वेक्टर बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड एंड किसकी तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव वेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव वेक्टर बन रहा है किससे दूर बन रहा है? अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो जो पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाता है तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जब पॉजिटिव वेक्टर अवे गोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाएगा तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा ईसीजी के अंदर? नेगेटिव डिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? स्मॉल। स्मॉल क्यों? क्योंकि जो सेप्टम है वो थोड़ी थिन लेयर होती, पतली लेयर होती, जितनी पतली लेयर उतना धीरे डिपोलराइज होगा, उसमें कम चार्जेस होंगे। जो छोटा वेक्टर बनेगा, जितना छोटा वेक्टर उतना धीरे डिपोलराइज होगी, और जितना धीरे डिपोलराइज होगी उतनी छोटी वेव बनेगी। इसको अपन ने क्या नाम दिया है? क्यू वेव, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? क्यू वेव। उसके बाद में देखिए क्यू वेव बनने के बाद में क्या होगा? अब ये सेप्टम को जब डिपोलराइजेशन हो गया तो अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर जाती है? अपने अपेक्स पोर्शन में। किस में जाती है? अपेक्स। ये कौन सा पार्ट है? अपना अपेक्स पार्ट। तो इस अपेक्स पार्ट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलती है, और यहाँ पे जो वेव्स है, एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइज करती है, दूसरी सेल तीसरी सेल को डिपोलराइज करती है, तो डिपोलराइजेशन होता है। तो डिपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? अब देखिए, एक सेल दूसरी सेल को, दूसरी सेल तीसरी सेल को, तो वेक्टर्स बनेंगे। अब क्योंकि वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल की सेल्स थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, तो बड़े लार्ज वेक्टर्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग वेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेंथ में बड़े होंगे। और वो क्या करेंगे? थोड़े फास्ट क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि जो वेंट्रिकल जो होती है उसमें क्या होती है? कंडक्टिंग सेल्स होती है, जो बड़ी बड़ी सेल्स रहती है, जैसे ये सेल्स है, और जैसे मैंने बताया कि ये सेल्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलेगी तो एक से दूसरी सेल, दूसरी तीसरी सेल, अगर मैं यहाँ फ्लो कराऊं तो इसमें थोड़ी तेजी से फ्लो होगी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। भाई आप देखिए, ये जो अपेक्स वाला पार्ट है, जब इन सेल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी, ये जब डिपोलराइज होगी तो लार्ज वेक्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे, और जब ये बड़ा वेक्टर देखने को मिलेगा किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। कौन सा? पॉजिटिव वेक्टर। तो ये अपना कौन सा? फोर्थ वेक्टर जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? वेंट्रिकल जो है उसका अपेक्स पोर्शन जो है उसके मेजर पोर्शन के डिपोलराइजेशन की वजह से। अब ये जब वेंट्रिकल का मेजर पोर्शन डिपोलराइज करेगा तो क्या होगा? अपन को एक वेव देखने को मिलेगी। कैसी? अब लार्ज वेक्टर है तो बड़ी वेव देखने को मिलेगी, और फास्ट, ये जो नीडल है थोड़ी फास्ट घूमेगी ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? एक बड़ी आर वेव देखने को मिलेगी, एक बड़ी वेव देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या होता है? आर वेव। उसको क्या बोलेंगे अपन? आर वेव। तो आर वेव क्यों बनती है? वेंट्रिकल जो है उसके अपेक्स पोर्शन के डिपोलराइजेशन की वजह से। ये जो अपेक्स पोर्शन है इसके डिपोलराइजेशन की वजह से क्या बनती है? अपन को आर वेव देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए कि अब जब अपेक्स पोर्शन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिल गई, वो डिपोलराइज होगी, तो अब डिपोलराइज कौन सा होगा? ये जो बेस वाला पोर्शन है, जो ऊपर की तरफ, जो वेंट्रिकल का जो बेस वाला पोर्शन है, इसको इंपल्स मिलेगी। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, तो ये वेंट्रिकल का अपेक्स पोर्शन है, और अपेक्स पोर्शन के बाद में ये है बेस पोर्शन। तो ये जब बेस पोर्शन जब डिपोलराइज होगा, ठीक है, कैसे होगा? कि जैसे अपेक्स पोर्शन डिपोलराइज हुआ तो ये अपनी पास वाली सेल्स को डिपोलराइज करेंगे, ये अपनी पास वाली सेल्स को डिपोलराइज करेंगे, तो वेक्टर बनेंगे कौन से? पॉजिटिव। अब डायरेक्शन कौन सी रहेगी? अपवर्ड, ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगी किसकी? वेक्टर्स की। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगी तो अपन को कौन सी वेव देखने को मिलेगी? अपन को देखने को मिलेगी एस वेव। पर अब देखिए क्यों दिखेगी एस वेव? क्योंकि देखो, ये जो वेक्टर्स है, ये बेस वाले पोर्शन से जो वेक्टर्स है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो पॉजिटिव वेक्टर जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाता है तो कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। कौन सा डिफ्लेक्शन? भाई जब ये पॉजिटिव वेक्टर किससे दूर जा रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। और थोड़ा नोच वाला डिफ्लेक्शन आएगा। भाई ये नोच टाइप क्यों आती है? जब डिफ्लेक्शन थोड़ा तेजी से होता है तो नोच बनती है, जब धीरे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसी राउंड शेप की वेव बनती है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा? नोच टाइप का आएगा। और कैसी रहेगी? नेगेटिव वेव बनेगी। नेगेटिव क्यों बनी? अब जैसे आपको समझ में आएगा क्यू वेव नेगेटिव क्यों थी? क्योंकि ये पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा था, इसलिए क्यू वेव नेगेटिव थी। आर वेव पॉजिटिव क्यों थी? क्योंकि ये जो आर वेव है, ये जो आर वेव का जो वेक्टर बन रहा है, अपेक्स पोर्शन का जो वेक्टर बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वेक्टर था, बड़ा वेक्टर था, किसकी तरफ जा रहा था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इसलिए पॉजिटिव बन रही थी और नोच टाइप बन रही थी। उसके बाद में जो एस वेव का जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेक्टर है जो बेस पोर्शन से बन रहा है, ये वेक्टर क्या बन रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा
रहा है, ठीक है, किससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जब दूर जाएगा तो अपन क्या देखने को मिलेगी, एस वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाई अपनी एस वेव, क्या कहलाई एस वेव। तो कौन सी बनी हुई, पी क्यू आर और एस वेव अपन को देखने को मिल गई, ये अपनी बन गई है। अब इसके बाद में देखिए, जब मैंने बताया था कि वेंट्रिकल जब एक बार पूरा डीपोलराइज हो जाता है, जो मसल्स है वो जब डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है, मसल्स है ये सब डीपोलराइज हो गई है, पॉजिटिव हो गया है। तो अगर मैं इसमें गैल्वेनोमीटर इसको कनेक्ट करूं तो क्या इसमें इलेक्ट्रिकल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जैसे अपन ने पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब सेल्स डीपोलराइज हो जाती है कंप्लीटली तो उसके बाद में उनमें कोई भी वेक्टर नहीं बनता, वेक्टर नहीं बनेगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो सुई है ये अपनी जगह पे ही रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, ना तो ये पॉजिटिव जाएगी ना नेगेटिव जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरा जो वेंट्रिकल है क्या हो गया, वो डीपोलराइज हो गया, उसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपन को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक फ्लैट लाइन देखने को मिलेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, एसटी सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसटी सेगमेंट अपन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाता है, पूरा वेंट्रिकल पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकल क्या करता है, रीपोलराइजेशन करता है। क्या करेगा, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कहां से होगा, जो लास्ट जो लेयर है, ठीक है, ये जो लास्ट वाली जो सेल्स है ये सबसे पहले डीपोलराइज होगी। जैसे मैंने बताया था कि ये हार्ट है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन बाद में जो लास्ट वाला जो एरिया है ये सबसे पहले रिलैक्स करेगा, ये सबसे बाहर। तो जो पेरिकार्डियम के पास वाली सेल्स है वो पहले रिलैक्सेशन करती है, फिर मायोकार्डियम के पास, फिर एंडोकार्डियम वाली, ठीक है, जैसे ये 3 सेल्स है। तो जब डीपोलराइज होता है तो पहले एंडोकार्डियम के पास वाली, फिर मायोकार्डियम के पास वाली, फिर पेरिकार्डियम के पास वाली, ठीक है। ये पेरिकार्डियम है, यहाँ पे अपनी एंडोकार्डियम है। तो एंडोकार्डियम के पास वाली सेल सबसे पहले डीपोलराइज होगी, फिर मायोकार्डियम वाली, फिर पेरिकार्डियम वाली, डीपोलराइजेशन के टाइम पे। और डीपोलराइजेशन के टाइम पे पहले पेरिकार्डियम वाली, फिर मायोकार्डियम वाली, फिर एंडोकार्डियम वाली। तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ये वाली। और कौन सा वेक्टर, नेगेटिव। चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो जो वेक्टर बनेगा कौन सा बनेगा, नेगेटिव वेक्टर। किस डायरेक्शन में बनेगा, अपर साइड में, ठीक है। तो एक नेगेटिव वेक्टर देखने को मिलेगा, कौन सा जो सिक्स्थ वेक्टर होगा अपना, वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड एंड राइटवर्ड। किस डायरेक्शन, किसकी इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो नेगेटिव वेक्टर किधर बन रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और उसको अपन क्या कहेंगे, टी वेव। तो ये जो वेव्स बनी कौन कौन सी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी बनी, जो ये क्यों बन रही है, पी बन रही है एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से। एक बार ध्यान से देखना, जो एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है तो जिस वजह से क्या बन रही है अपनी पी वेव, ठीक है। स्मॉल क्यों है, स्मॉल इसलिए है क्योंकि एट्रिया जो है उसकी सेल्स छोटी रहती है, जो वेक्टर बनता है छोटा बनता है, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है इसलिए पी वेव स्मॉल और पॉजिटिव बनती है। उसके बाद में क्यू वेव, क्यू वेव जो है वो क्यों बनती है, सेप्टम के डीपोलराइजेशन की वजह से। सेप्टम डीपोलराइज कैसे होता है, जब ये पॉजिटिव वेक्टर जो है किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, इसलिए क्यू वेव क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और क्योंकि सेप्टम छोटी लेयर होती है, पतली सी लेयर रहती है, जिस वजह से डीपोलराइजेशन थोड़ा धीरे होता है, वेक्टर थोड़ा छोटा बनता है, जिस वजह से क्यू वेव क्या रहती है, स्मॉल रहती है। उसके बाद में वेंट्रिकल का जो अपेक्स पोर्शन है वो जब डीपोलराइज होता है तो बड़ा वेक्टर बनता है, लार्ज वेक्टर बनता है, ठीक है। और करंट जो है तेजी से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लो होती है। जितना रैपिडली फ्लो होगी, जितनी तेजी से फ्लो होगी उतना जल्दी डिफ्लेक्शन, नीडल जो है डिफ्लेक्ट करेगी। और पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किधर जा रहा है, पॉजिटिव वेक्टर किधर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जिस वजह से डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और अपन को आर वेव देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो ये अपर बेस वाला पोर्शन है, वेंट्रिकल का बेस वाला पोर्शन है, ये कहां डीपोलराइज हो रहा है, ये ऊपर की तरफ डीपोलराइज हो रहा है। तो वेक्टर बनेंगे अपर साइड में, किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ। कौन सा, पॉजिटिव वेक्टर्स किधर जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं, इनसे दूर जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, एस वेव। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वेक्टर्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं जिस वजह से, ठीक है। और नोच टाइप क्यों बनेगी, क्योंकि देखो जब डिफ्लेक्शन तेजी से होता है तो नोच टाइप की वेव बनती है, जब डिफ्लेक्शन धीरे होता है तो राउंड शेप की वेव्स बनती है। अब देखिए जब पूरा वेंट्रिकल जो है डीपोलराइज हो गया तो अब क्या करता है वेंट्रिकल, रीपोलराइज। और जब वेंट्रिकल रीपोलराइज होगा, ये वेंट्रिकल जब रीपोलराइज होगा तो रीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होगा कि जो रीपोलराइजेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो जो सेल्स पहले थी, जो लास्ट में जो थी, ठीक है, जो लास्ट में डीपोलराइज हुई थी वो सबसे पहले रीपोलराइज होगी। तो डीपोलराइजेशन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपर साइड में, और ऊपर की तरफ रहेगी। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वेक्टर होंगे वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, और नेगेटिव वेक्टर जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो टी वेव अपन को पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और टी वेव जो होगी वो ऐसे राउंड शेप की क्यों होगी, क्योंकि पूरा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स थोड़ा धीरे करता है। जो कंप्लीट वेंट्रिकल, देखो भाई आपको पता है डीपोलराइजेशन 3 फेज में होगा, क्यू आर और एस। डीपोलराइजेशन जो है वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा, पहले सेप्टम करा,
फिर अपेक्स पार्ट, फिर बेस पार्ट, 3 पार्ट में करा तो क्यू आर और एस बनी। ठीक है, टी वेव क्यों बनी? जो टी वेव है पूरे वेंट्रिकल जो है वो धीरे 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 रिलैक्स हो रहा है, तब क्या बनेगी? अपनी टी वेव देखने को मिलेगी। तो पी क्यू आर एस टी आपको समझ में आएगी। पी वेव बनती है एट्रिया की डिपोलराइजेशन से, क्यू वेव बनती है सेप्टम की डिपोलराइजेशन से, आर वेव बनती है वेंट्रिकल के मेजर पार्ट के डिपोलराइजेशन की वजह से, एस वेव बनती है वेंट्रिकल के बेसल पार्ट के डिपोलराइजेशन की वजह से, टी वेव बनती है किस वजह से? वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की वजह से अपनी ये वेव देखने को मिलती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन वेक्टर्स की वजह से अपनी ईसीजी के अंदर वेव्स आपको देखने को मिलती है। ये एक पूरी कार्डिक साइकिल की बात चली, सिर्फ एक साइकिल की बात चली है। एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट तो किया है पर एट्रिया ने रिलैक्स क्यों नहीं किया? एट्रिया जब रिलैक्स करता है तब क्या होता है? जब एट्रिया रिलैक्स करता है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब अपने क्या बनना है? ये बनना, क्या बना? क्यू आर और एस, इसको बोलते हैं अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलराइज करता है, तब अपना क्या बनता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब अपनी बनती है पी वेव। तो एट्रिया इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलराइज होता है, इस टाइम पे रिलैक्स होता है, रीपोलराइज होता है। तो जब वो रीपोलराइज होता है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है। तो जो वेंट्रिकल डिपोलराइज थोड़ा ज्यादा, भाई एक देखो, एक बड़ी सेल है, एक छोटी सेल है, ये डिपोलराइज हो रही बहुत तेज है और डिपोलराइज हो रही धीरे धीरे। तो ये तेजी से डिपोलराइज होगी, उस टाइम पे ये डिपोलराइज होगी, तो इसकी वजह से, इस जो डिपोलराइजेशन होने की वजह से, बड़ी सेल्स की वजह से जो छोटी सेल का जो डिफ्लेक्शन है ना वो देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, इसलिए अपन को सिर्फ वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन देखने को मिलता है, एट्रिया का रीपोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि कैसे इन वेव्स को, जो एक एक वेव्स है, इनको अपन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अपन देख लेते हैं। एक बार आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आगे देखिए कि जैसे अपनी ये जो बन रही है, ये है अपनी पी वेव। तो ये पी वेव क्यों बनी? ठीक है, ये पी वेव क्यों बनी? क्योंकि अपने जो एस नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई और एस नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आने के बाद में एट्रिया की जो सेल्स है उन्होंने डिपोलराइज किया, वेक्टर बना कौन सा? पॉजिटिव वेक्टर। किधर? लोअर साइड में। किधर जा रहा है? डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, जिस वजह से क्या बनी? अपनी पी वेव। उसके बाद में सेकंड बनी अपनी क्यू वेव। क्यू वेव क्यों बनी? जब अपना सेप्टम है, ये जो सेप्टम है ये डिपोलराइज करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी कौन सी रहेगी? अपवर्ड। किस साइड रहेगी? अपवर्ड एंड राइटवर्ड। जो डायरेक्शन रहेगी वेक्टर की किधर रहेगी? अपवर्ड एंड राइटवर्ड, जिस वजह से क्या बनेगी? अपनी क्यू वेव देखने को मिलेगी। उसके बाद में आर वेव। आर वेव क्यों बनी? जब अपना वेंट्रिकल का जो मेजर पार्ट है, ठीक है, ये जो मेजर पार्ट है वेंट्रिकल का, ये जब डिपोलराइज होगा, और कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ये डिपोलराइज होगा तो लार्ज वेक्टर्स बनेंगे, जिस वजह से अपन को आर वेव देखने को मिलेगी। इसको क्या कहेंगे अपन? आर। उसके बाद में एस वेव। एस वेव क्यों बनेगी? जब अपनी वेंट्रिकल की जो बेस वाला पार्ट है, ये वाला जो सॉरी अपेक्स वाला पार्ट है, जब ये डिपोलराइज हो जाएगा, डिपोलराइज होने के बाद में ये जो बेसल पोर्शन है ये जब डिपोलराइज होगा, ठीक है, ये है अपना बेस पोर्शन, इस बेस पोर्शन की डिपोलराइज होने की वजह से कौन सी वेव बनेगी? एस वेव बनेगी। कौन सी बनेगी? एस वेव। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव वेक्टर है ये किससे दूर जा रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, जिस वजह से अपन को एस वेव देखने को मिलेगी। उसके बाद में अपन को देखने को मिलेगी क्या? अपन जब पूरा वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? डिपोलराइज। पूरा वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिपोलराइज। भाई ये वेंट्रिकल पूरा हो गया कंप्लीटली डिपोलराइज। तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने क्या बताया था, जब वेंट्रिकल कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाता है तो उसमें कोई भी वेक्टर नहीं बनता, और कोई भी वेक्टर नहीं बनने के कारण में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता तो कोई भी वेक्टर नहीं बनता, और वेक्टर नहीं बनने के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ भी नहीं रहेगा, ईसीजी के अंदर क्या रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो अपन को स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट। क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट। उसके बाद में देखिए अब लास्ट में क्या होगा कि जब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। वो कहां से होगा? लोअर पोर्शन से, जो पेरिकार्डियम जो लेयर है वहां से डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। जो लास्ट वाली जो सेल्स है वो पहले रिपोलराइज होगी, फिर अंदर वाली, तो लास्ट से तो जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की वो क्या होगी? अपवर्ड। क्या होगी? अपवर्ड एंड राइटवर्ड। और कौन सा चार्ज रहेगा उस पर? नेगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो कौन सी वेव बनेगी? अपन को टी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टोटल अपन को कितनी देखने को मिलेगी? पी क्यू आर एस टी एंड टी वेव तक अपन को देखने को मिलेगी। उसके अलावा अपन को एक वेव और देखने को मिलती है जिसका नाम होता है यू वेव। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? यू वेव।
पर वो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। जो लोग एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके अंदर या जिनके पोटेशियम जो रहता है उसकी कमी के कारण ये देखने को मिलती है। ये क्यों मिलती है? जो अपनी पेपिलरी मसल्स होती है, जब आप हार्ट की एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पेपिलरी मसल्स क्या होती है, अपने जो वॉल्स रहते हैं, ठीक है, हार्ट के जो वॉल्स रहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खोलने का और बंद करने का काम करती है कौन सी? पेपिलरी मसल्स। तो पेपिलरी मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण जो अपने पुर्किंजे फाइबर्स है, तो पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रह जाती है, तो वो थोड़ा लेट रिलैक्स होता है। कुछ पुर्किंजे फाइबर्स के सेल्स लेट रिलैक्स होती है, तो कुछ उनकी वजह से जो वेव बनती है वो क्या होती है? यू वेव होती है। तो पुर्किंजे फाइबर्स के रिलैक्सेशन की वजह से कौन सी वेव बनेगी? यू वेव बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, तो अपन को वेव दी गई पी क्यू आर एस टी। क्यू आर एस को अपन साथ में नाम लेते हैं क्योंकि ये क्या कर रही है? वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। भाई ये सेप्टम, ये लोअर पोर्शन, ये सॉरी अपर लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन, ठीक है। तो वेंट्रिकल पूरा डिपोलराइज कैसे हो रहा है? क्यू आर एस। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में देखिए सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होते हैं? दो सेगमेंट अपन को देखने हैं, पी आर सेगमेंट और एस टी सेगमेंट। पी आर सेगमेंट क्या होता है? पी के एंड से, ठीक है, ये पी वेव के एंड से लेके क्यूआरएस तक की बिगिनिंग तक का, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिगिन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, क्यूए की बिगिनिंग तक का टाइम क्या कहलाएगा? पीआर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसको पीक्यू सेगमेंट क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि कुछ लीड्स के अंदर क्या होता है कि आर वेव अपन को, क्यू वेव अपन को देखने को नहीं मिलती। कुछ जब आप ईसीजी देखोगे आगे तो उसमें क्या होगा? क्यू वेव अपन को जरूरी नहीं है सब में देखने को मिले, ठीक है। वेव कहां से स्टार्ट होती है? आर से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा कि अपन फिर जब क्यू नहीं है तो डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे? इसलिए क्या करते हैं? पीआर सेगमेंट, ठीक है। पीआर सेगमेंट का मतलब क्या? पी की बिगिनिंग से लेके आर तक, सॉरी पी के एंड से लेके आर की बिगिनिंग तक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? पीआर सेगमेंट कहलाएगा। उसके अलावा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या होता है? एस वेव जो है यहाँ पे जाके एंड हो रही है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ एंड हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एंड से लेके टी वेव की बिगिनिंग तक का टाइम क्या कहलाएगा? एसटी सेगमेंट कहलाएगा। उसके अलावा दो इंटरवल होते हैं, पीआर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल। पीआर इंटरवल क्या होता है? पी वेव की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक की बिगिनिंग तक का टाइम क्या कहलाएगा? पीआर इंटरवल। क्या कहलाएगा? पीआर इंटरवल। पी की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक की बिगिनिंग का टाइम पीआर इंटरवल। और क्यूटी इंटरवल क्या कहलाएगा? क्यू वेव की बिगिनिंग से लेके, यहाँ पे क्यू वेव बिगिन हो रही है, क्यू वेव की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग से लेके टी वेव तक की एंड तक का टाइम, यहाँ पे एंड ले रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्यूटी इंटरवल। तो टोटल दो इंटरवल होते हैं, पीआर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल। एक कार्डिक साइकिल के अंदर दो इंटरवल होते हैं, पीआर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल। दो सेगमेंट होते हैं, पीआर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट। और वेव्स कितनी होती है? पी क्यू आर एस टी। यू वेव जो है कभी कभार अपन को देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे अपना बेसिक ईसीजी जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद के जो आपके टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपकी जो लीड्स होती है, आप जो है आगे पढ़ोगे ईसीजी लीड्स के बारे में। ईसी लीड्स क्या होती है? बाइपोलर लीड्स, यूनिपोलर लीड्स, ठीक है। कौन साइंटिस्ट को इनको देके गया था, कौन सी थ्योरम इनके बनाई गई थी, तो ये सब आगे की क्लासेस में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक ईसीजी है, इसको आपको जरूर करना है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आगे आपको बहुत ईजी रहेगा पढ़ने में, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है। जो ईसीजी आपको ईजी लगेगी, इसको थोड़ा अच्छे से आप डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।